अच्छा ठीक है, बता देते हैं मैम, क्या दिक्कत है? अच्छा 4 है ये? क्या बात कर रहे हो? चलो ठीक है, कोई नहीं, ये तो मैं वैसे भी अपलोड कर देता हूँ, इसमें लिख देता हूँ पीटी साइंस, SCIENCE, साइंस की स्पेलिंग यही होती है ना, साइंस टैग PT 365। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। बताया था ना, क्या बताया था मैंने? बेसिकली क्या होता है ये एंटेंगलमेंट? एंटेंगलमेंट क्या कि जो मैंने बताया था ना, दो लड़के दो लड़कियां हैं, एक लड़की के साथ रिलेशनशिप हो गया है, दूसरा वाला लड़का दूसरी लड़की के साथ करना चाहता है, लेकिन दूसरे वाले लड़के ने जो जो उसके फ्रेंड की रिलेशनशिप हो गई थी उस लड़की के साथ, तो उस बेसिस पे उसने दूसरी वाली लड़की का करेक्टर को डिफाइन कर लिया था कि ये लड़की भी वैसी ही होगी, सेम। एंटांगलमेंट में क्या कि जब फोटोन्स जो आपका सुपर इम्पोज मतलब काफी मल्टीपल वे में जाते हैं, तो उनमें से आप किसी एक को डिफाइन कर लेते हैं और दूसरे का करेक्टर सेम उसी के बेसिस पर बता देते हैं कि हाँ इसका ये बेसिस होगा। अच्छा, ये मैंने लैपटॉप से करे थे तो इसमें इस तरीके से दिखेगा नहीं जी। ये रहा, लास्ट टॉपिक यही करा था हमने, कौन सा? QKD, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, लास्ट टॉपिक था हमारा। तो ये टॉपिक है कौन सा? प्रूफ ऑफ स्टेक टेक्नोलॉजी। इथेरियम ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म स्विच टू मर्ज सॉफ्टवेयर मैकेनिज्म दैट यूजेस प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म। एक इथेरियम ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपको पता ही होगी, है ना? तो एक इथेरियम ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है जो कि काफी अच्छे से स्विच हुआ है किस चीज को यूज करने के लिए? प्रूफ ऑफ स्टेक को यूज करने के लिए। अब नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज प्रूफ ऑफ स्टेक, और आपका किस तरीके से ट्रांजेक्शन होते हैं, किस तरीके से नहीं होते हैं, ठीक? देर आर टू थिंग्स, प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टेक। तो पहले प्रूफ ऑफ वर्क का भी मैकेनिज्म देखेंगे और प्रूफ ऑफ स्टेक का भी मैकेनिज्म देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक? तो सबसे पहले इसका मैकेनिज्म जान लेते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रूफ ऑफ वर्क का मैकेनिज्म बता देता हूँ, फिर प्रूफ ऑफ स्टेक का देखेंगे। तो जो प्रूफ ऑफ स्टेक है और जो प्रूफ ऑफ वर्क में है, उसमें तीन बेसिस पर डिफरेंस दे रखा है। एक तो अबाउट मतलब दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, वर्क मैकेनिज्म कैसा होता है, और एनर्जी कंजम्पशन बेसिकली क्या है क्या नहीं, ठीक? प्रूफ ऑफ वर्क में जो मैकेनिज्म यूज होता है, तो बिटकॉइन मैकेनिज्म बिटकॉइन यूजेस टू रेगुलेट क्रिएशन ऑफ ब्लॉक्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइनिंग, and proof of stake an alternative consensus mechanism that delegates control of the network to the owner of a given token। अच्छा ये बताओ सबसे पहली बात मुझे कि आप लोगों को फंजिबल टोकन एनएफटी पता है? नॉन फंजिबल टोकन, व्हाट इज एनएफटी? अगर एनएफटी अच्छे से पता है तो फिर मैं बता सकता हूँ, क्योंकि फिर मैं इस चीज को थोड़ा सा वो कर दूंगा, मतलब काफी बेहतर वे में कर दूंगा। सब एक बार यस लिख दो अगर सबको पता है तो। अच्छा ठीक है, आप लोग को पता है। पीछे तो देख पीछे तो देखो वाला, मैं समझा नहीं, मैं समझा क्या बोलना चाह रहे हो मैम? क्या बोल? बाद में बताऊंगी, ठीक है, बाद में बता। अच्छा चलिए ठीक है, मतलब आप मैं जैसे तुम अब बता रहा हूँ डिटेल में, फिर वही टाइमिंग लगे। एक चीज आप जान लें उस चीज से पहले, एक होता है आपका बेनिफिट, उन वो होता है आप जनरेट कर, तो बिट काफी काफी चलन देखने को मिला था। तो इतना ध्यान रखो, बिटकॉइन माइनिंग प्रोसेस थ्रू आप काफी अच्छे से न्यू बिटकॉइन को जनरेट करते हैं, तमाम तरीके की पजल्स को सोल्व करके, ठीक? इसको ध्यान रखना। अब इसके अंदर आपका जो इसके अंदर जो आपको देखने को मिलेगा, कुछ कंप्यूटर सिस्टम्स के थ्रू आप इस चीज को जनरेट कर सकते हैं, और कुछ स्पेशलाइज। अच्छा, वॉइस फ्लक्चुएट कर रही है, वॉइस नहीं आ रही है, एक सेकंड रुकिएगा। हेलो? हेलो? अभी अभी ठीक है ना? अभी ठीक है। अच्छा चलिए ठीक है, अगर अभी ठीक है तो कोई इशू नहीं है, ठीक। तो बेसिकली मैं सिंपल आपको एक चीज बता रहा था कि बिटकॉइन माइनिंग का मतलब सिर्फ इतना होता है कि ये ध्यान रखने वाली इसलिए टर्म है क्योंकि इसके आगे ये यूज होगी। बिटकॉइन माइनिंग इन द सेंस कि आप कोई भी न्यू बिटकॉइन क्रिएट कर रहे हैं, आप एक किसी पजल को सोल्व वगैरह करने के बाद, अब ये जो पजल वगैरह सोल्व है वो आपको एक स्पेशलाइज सिस्टम के थ्रू या कंप्यूटर मतलब कुछ कंप्यूटिंग सिस्टम्स के थ्रू आप इन सब चीजों को करते हैं, है ना? कुछ मैथमेटिकल पजल्स होती हैं, है ना?
तो उन सब चीजों को सॉल्व करने के बाद आप एक बिटकॉइन को जनरेट कर रहे हैं, है ना। अब कुछ इस तरीके के आपको कुछ बिटकॉइन माइनिंग वाले सेंटर्स आपको चाइना में देखने को मिल जाते हैं, यूएसए में, रशिया में, ठीक, कजाकिस्तान में, ठीक। इसके अंदर काफी अच्छे से आप इन सब चीजों को, ये जो बिटकॉइंस है उनको काफी अच्छे से बेहतर वे में क्रिएट कर लेते हैं। अब थोड़ा सा हल्का सा जान लेते हैं। देखो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काफी सालों से चल रही है और आप लोगों को पता भी होगी, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन द सेंस की बाय वे ऑफ लिंकिंग, ठीक, लिंकिंग के थ्रू जो चीजें चलती हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि हाउ डज अ ट्रांजेक्शन गेट इनटू द ब्लॉकचेन, की ब्लॉकचेन में किस तरीके से काम करती है, क्या काम नहीं करती है ना। एक जैसे मान लीजिए ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट करी गई तो ऑथेंटिकेट करी गई कहीं से, तो वो ब्लॉक जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो मतलब इन द सेंस वो बोल रहा है कि चलिए ठीक है, ट्रांजैक्शन क्रिएट हो गई है। फिर वो ब्लॉक आगे सेंड होगा, ठीक, किसी एक नेटवर्क को, फिर आगे वो जाएगा किसी एक वैलिडेट, मतलब ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करा जाएगा। फिर वो जो तमाम नोड्स पे वर्क कर रहे होंगे, ठीक। अब जो नोड्स हैं जो कि सेंड करी गई है यहाँ पे ऑथेंटिकेट करके, वैलिडेट करके, फिर वो आगे रिसीव करी जाएगी प्रूफ ऑफ वर्क से, है ना। अब प्रूफ ऑफ वर्क के बारे में भी देख लेंगे कि प्रूफ ऑफ वर्क क्या है, लेकिन मैं बता देता हूँ सिंपल कि वो जो नोड यहाँ से वैलिडेट करके ट्रांसफर करी गई है, वो प्रूफ ऑफ वर्क में क्या करी गई है, ट्रांसफर करी गई है, रिसीव करी गई है प्रूफ ऑफ वर्क के द्वारा। फिर वो एक नया ब्लॉक एडिड होगा, फिर दोबारा उस ब्लॉक को डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा, फिर लास्ट में आपकी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगी किसकी, बिटकॉइन की। लेकिन ये जो प्रूफ ऑफ वर्क है, पहले इसको जानना जरूरी है कि व्हाट इज दिस ब्लॉक प्रूफ ऑफ वर्क। ये जो प्रूफ ऑफ वर्क है, इसका यूज इतना होता है, ये काफी अच्छे से रेगुलेट करता है, ये ब्लॉक को क्रिएशन करता है। मीन्स इन द सेंस कि आपका बिटकॉइन को क्रिएट करने का जो प्रोसेस है वो यहीं से स्टार्ट होता है। कहाँ से? प्लेस ऑफ वर्क से आपका बिटकॉइन जनरेट होने का जो प्रोसेस है वो आपके स्टार्ट होता है। और प्लीज इन सब चीजों को ध्यान में रखना, बिकॉज यूपीएससी इज मोर अबाउट कंसर्न द न्यू टर्म, ठीक, जस्ट लाइक प्लेस प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक। सेम इसी तरीके से आपका जो प्रूफ ऑफ स्टेक है वो एक अल्टरनेटिव, मतलब अल्टरनेटिव मैकेनिज्म देखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छे से क्या करता है, आपके कंट्रोल करता है नेटवर्क्स को। जो कि इन द सेंस की, जो कि आप अगर देखेंगे जो आपको बिटकॉइन के ओनर्स देखने को मिलेंगे ना, उन सबके नेटवर्क्स को काफी अच्छे से स्टेक, स्टेक का क्या मतलब होता है, स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर से आप ध्यान लगा सकते हैं। स्टेक होल्डर क्या है? जिसके पास कुछ स्टेक्स हैं। तो सिंपल, जो मतलब ये वो डेलीगेट नेटवर्क होता है जो कि काफी अच्छे से आपके बिटकॉइन वगैरह का ओनर वगैरह को इन द सेंस कि उसको मतलब रेगुलेटिंग इन द सेंस चीजों को करता है, ठीक। अब इसका मैकेनिज्म कैसा होता है, ठीक, इसमें मैकेनिज्म क्या होता है कि ये टू ऐड ईच ब्लॉक टू द चेन, माइनर्स मस्ट कंप्लीट टू सॉल्व अ डिफिकल्ट पजल। देखो, अभी ऊपर मैंने एक चीज बताई थी, ब्लॉक बिटकॉइन माइनिंग। अब बिटकॉइन माइनिंग में क्या होता है कि वो पजल वगैरह सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपका बिटकॉइन जनरेट होता है, ठीक। सेम मैंने यहाँ पे आपको क्या चीज बताई कि ये वो नोड है जहां पे प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर आपका बिटकॉइन शुरू होना, मतलब बिटकॉइन जनरेट होना स्टार्ट होता है। लेकिन बिटकॉइन जनरेट होने की प्रक्रिया क्या है कि आपको कोई भी एक पजल को सोल्व करना होगा, यू हैव टू सोल्व अ पजल। तो आपका ये जो यहाँ पे जनरेट हुई है प्रूफ ऑफ वर्क पे, जो आपका क्या जनरेट हुई है, बिटकॉइन। तो बिटकॉइन आपकी जनरेट होती है, यहाँ पे आपको एक पजल दे दी जाती है, वो पजल सॉल्व करने के बाद आपकी जो बिटकॉइन है वो आपकी जनरेट होती है, ठीक। प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर आपकी क्या होती है, बिटकॉइन जनरेट होती है। जो कि बिटकॉइन माइनिंग में भी मैंने बताया क्या क्या होता है बिटकॉइन माइनिंग में, कि आपको एक पजल सोल्व करनी होती है। और प्रूफ ऑफ वर्क का काम होता है पजल किसी बिटकॉइन को क्रिएट करना। वो क्रिएट कब करेगा, जब आप क्या करेंगे, एक पजल को सोल्व कर देंगे। सेम यूपीएससी, यूपीएससी का काम है सिलेक्शन करके देना। वो सिलेक्शन करके सरकार को कब देगा, जब आप उसके तीनों प्रक्रिया को पास कर लेंगे, प्री, मेंस और इंटरव्यू। सेम प्रूफ ऑफ वर्क का काम है बिटकॉइन को जनरेट करना, लेकिन बिटकॉइन वो तब जनरेट करेगा जब आप उसकी पजल को सॉल्व कर देंगे, ठीक। आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं, ठीक। समझ में आया प्रूफ ऑफ वर्क का क्या काम है? इसलिए मैंने आपको बिटकॉइन की माइनिंग का पहले बता दिया, क्योंकि उसका यूज होना था यहाँ पे, ठीक। तो आप इसको ध्यान रख लेना, है ना। ओके, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा ये चीज, यूपीएससी वाला एग्जांपल से लिंक होने के बाद, क्योंकि ये चीज ऐसी ही है जो कि समझ में नहीं आती है थोड़ा सा, और ये चीज जरूरी हो जाती है। अगर आप किसी से पूछ लेंगे प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक, अगर शायद उसने नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा। मैं लिटरली बता रहा हूँ, आप किसी से एंटेंगलमेंट और सुपरपोजिशन में भी वो कंफ्यूज हो जाएगा कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सुपरपोजिशन एंड एंटेंगलमेंट। ये लिटरली बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग टर्म्स होती हैं थोड़ी सी, और देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन दैम, ठीक। तो ये जैसे जैसे कि इनमें भी बहुत बेसिक डिफरेंस है ना। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे ये प्रूफ ऑफ स्टेक, प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या होता है? हाँ, इसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली अगर आप देखेंगे, मतलब एक तरीके से आपको यहाँ पे एक एक कॉमन एनालिसिस क्या देखने को मिल रहा था प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर, एक कॉमन एनालिसिस क्या देखने को मिला
कि भाई बंदे ने पजल सॉल्व करी, उसको रिवॉर्ड के तौर में उसको बिटकॉइन मिल गया, सेम। यानी कि आपको सिंपल क्या देखने को मिला कि देयर इज अ रिवॉर्ड द पर्सन विच गेट, मतलब इन द सेंस कि अगर मतलब पर्सन ने पजल को सॉल्व करा, उसको बिटकॉइन मिल गया, सेम। यूपीएससी में प्री निकाला, मेंस का चांस मिला, मेंस निकाला, इंटरव्यू का चांस मिला, इंटरव्यू निकाला, आईएएस की पोस्ट मिली। ये जो भी जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है, ठीक। तो सेम वही। अब प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर क्या होता है, प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर ये होता है कि आपका इस तरीके का कोई भी कंपटीशन ऐसा नहीं होता है, इसमें आपको ट्रांजेक्शन फी देनी पड़ती है ना। अगर कोई भी आपकी बिटकॉइन वगैरह जनरेट हो रही है तो आपको यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन फीस देनी पड़ती है ना, जिसको ध्यान रख लेना। और जो 50% स्टेक होता है क्रिप्टो करेंसी का, वो नेटवर्क का देखने को आपको काफी अच्छे से देखने को मिलेगा। मतलब इन द सेंस ऐसा समझो कि आपका नेटवर्क का जो भी क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क है, जो कि ब्लॉक सिस्टम है, उसका काफी अच्छे से आपको इसमें वर्चस्व देखने को मिल जाता है, ठीक। और इसमें किसी भी तरीके का आपको रिवॉर्ड देखने को नहीं मिलता है। रिवॉर्ड इन द सेंस क्या, कि आप प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर एक पजल को सोल्व कर रहे थे तो आपको बिटकॉइन मिल रहा था, यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन फी देखने को मिलती है। तो ध्यान रख लेना, यहाँ पे ब्लॉक क्रिएटर क्या करता है, आपका ट्रांजेक्शन फीस लेता है, ठीक। यहाँ पे आप एक पजल सोल्व करते हैं, पजल सोल्व के बेसिस पे आपको बिटकॉइन मिलता है। और प्लीज जिसका माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर लीजिएगा, इको हो रहा है। जिस किसी का भी माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर लीजिएगा। और अगर ऐसा कोई डाउट है तो टाइप कर दीजिएगा, मैं सामने देख ले रहा हूँ, मेरा लैपटॉप खुला हुआ है। कोई भी ऐसा डाउट है आप मेरे को बता दीजिएगा, है ना, मैं देख ले रहा हूँ। जो आपका प्रूफ ऑफ वर्क है वो काफी अच्छे से आपकी एनर्जी कंज्यूम करता है, लेकिन प्रूफ ऑफ स्टेक आपकी इस तरीके से इतनी एनर्जी वगैरह कंज्यूम नहीं करता है। तो दीज आर द सम बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रूफ ऑफ वर्क एंड द प्रूफ ऑफ स्टेक। बहुत बेहतरीन चीज है ये चीजें छोड़ने की नहीं होती है, मैं लिटरली बता रहा हूँ। इस तरीके की चीजें यूपीएससी की फेवरेट होती हैं, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा, ओके। नॉन फंजिबल टोकन आपने बता ही दिया था कि भाई पता है, तो अब मैं इसमें इतना ज्यादा समय तो वेस्ट नहीं, वेस्ट इन द सेंस कि अब मैं इसमें इतना डीपली जाके तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि जब आप लोगों ने बोल दिया कि आता है तो ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक के बारे में बता दिया, तो इसको ध्यान रख लेना, ठीक। तो अभी न्यूज में इसलिए आया था कि ये जो इथेरियम जो ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है, वो काफी अच्छे से प्रूफ ऑफ स्टेक वाले मैकेनिज्म पे जाने की कोशिश करा। प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या लगता है, आपका ट्रांजेक्शन फीस लगती है। तो यानी कि Ethereum wants to earn some money by switching to proof of stake mechanism, ठीक। तो इसको ध्यान रख लेना, ओके। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, आपका फर्स्ट फेज फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम का प्लान हुआ है कहाँ, कोलकाता, वाराणसी, पुणे, विजयवाड़ा, बेंगलुरु, दिल्ली एंड हैदराबाद में, ठीक। मार्च 2023 तक इसका प्लान था, शायद हो भी गया होगा, ठीक। तो काफी अच्छे से क्या आपकी फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को यूज किया। मतलब सबसे पहले आपका फेस कैसे काम करती है, ये आपका फेस कैप्चर होता है, एक्सट्रैक्ट करता है आपका फेशियल डाटा की डिटेल, फिर बाद में कंप्यूटर जो आपका कंपेयर करता है आपका डाटाबेस, जिससे भी आपकी मैच हो जाती है प्रोफाइल, फिर आपको वो डाटा निकाल के आपको दे देता है, ठीक। अब मेंस के हिसाब से मैं चीजें नहीं कर रहा हूँ, वरना फिर इसमें मैं आपको राइट टू प्राइवेसी की चीजें बताऊंगा, टेक्नोलॉजी का इशू बताऊंगा, प्राइवेसी का इशू बताऊंगा कि भाई पर्सनल डाटा लीकेज हो रहा है, इफ अगर हैकिंग होगी तो ये चीज होगी। बट मैं अभी वो चीज नहीं करूंगा, बिकॉज वी आर जस्ट डूइंग दिस थिंग फॉर ओनली प्रिलिम, नॉट फॉर मेंस। जब मेंस के लिए करेंगे तो मेंस के हिसाब से बातें करेंगे, ठीक। तो सिंपल ध्यान रख लेना इस चीज को, ओके। आई थिंक ठीक है। और इसको ध्यान रख लेना, जो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है वो पार्ट है आपका डिजी यात्री इनिशिएटिव का, जो कि आपके मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन के द्वारा चालू करा गया है। इसमें काफी अच्छे से हैसल फ्री एक्सपीरियंस लोगों को देखना मिलेगा। क्यों, क्योंकि आप अगर देखें तो एयरपोर्ट पे काफी मतलब हैवी रश हो जाता है ना, काफी देखने को मिलता है। अगर आप एयरपोर्ट पे भी गए होंगे या आप दिल्ली एयरपोर्ट पे जाइएगा इंदिरा गांधी में, तो काफी रश देखने को मिल जाता है। तो मे बी इस चीज को क्या करने के लिए, काफी उसको कम करने के लिए, ठीक, कि चीजें क्या हो बेटर वे में, कम टाइम में चीजें हो जाएं, वो लोगों को एकदम हैसल ना देखने को मिले, इन द सेंस एग्जॉस्टिव चीजें ना हो जाए, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा। एक्सटेंडेड रियलिटी, अच्छा ये बताइए, ये जो अभी एसके सर की क्लास की नई सीरीज किसने देखी है, एसके सर की क्लास टीबीएफ चैनल पे किस किसने देखी है, टाइप यस अगर देखी है। देखी है कि नहीं, नहीं देखी है, क्या बात कर रहे हो, आप लोगों ने नहीं देखी है, सही में।
अच्छा चलिए सही है, अगर नहीं देखिए तो देखिएगा। अच्छी चीज है यार, अच्छी अच्छी चीजें नहीं देखते हो आप? हैं? ये कैसे हो गया है? अच्छी अच्छी चीजें क्यों नहीं देख रहे हो? अच्छा चलिए ठीक है, फिर देख लेते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो एक्सटेंडेड रियलिटी क्या होता है, अभी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या करा गया है, स्टार्टअप है हब एंड मेटा ने काफी अच्छे से कोलैबोरेट करके एक्सटेंडेड रियलिटी को मतलब काफी अच्छे से मतलब प्रमोट इन द सेंस करा। देखिए ना, तो लास्ट में आपने देखा है ना, वो लास्ट में वो जो जो होता है, क्या नाम है, मैं नाम भूल गया यार उस लड़के का, वो काफी अच्छे से एसके सर को और उनके फ्रेंड्स को काफी अच्छे से अपना कैमरा लगा के वो पूरी चीजें विजुअलाइज कराता है, लगा के आंखों पे, है ना? आपने काफी अच्छे से देखा होगा, वो सीन क्रिएट करता है, रिक्रिएट करता है उन सबका। ठीक है ना? एक्टिंग मस्त करा है उसने, है ना? एस्पिरेंट पे बात कर रहे हैं सर, नहीं नहीं एस्पिरेंट नहीं, एसके सर की क्लास एक नई नई सीरीज आई है एस्पिरेंट के बाद। ठीक, तो लास्ट में वो पूरा एक सीन क्रिएट करता है कि वो एक जगह साथ में बैठ के चाय की टपरी पर चाय पी रहे होते हैं। ठीक, तो उसी चीज से रिलेटेड आप देख सकते हैं। आप एक आपकी होती है ऑगमेंटेड रियलिटी, इसमें आपको स्टैटिक डिजिटल इंफॉर्मेशन, यूजर व्यू स्टैटिक डिजिटल इंफॉर्मेशन और विजुअल एलिमेंट इंटीग्रेटेड इनटू द रियल एनवायरनमेंट, मतलब आपको एकदम रियल एनवायरनमेंट का फील किस में आता है, एकदम ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर। मिक्स्ड रियलिटी के अंदर आप रेस्पॉन्सिव वर्चुअल एलिमेंट देखते हैं, और इसमें भी आपको रियल एनवायरनमेंट का ही इंटरेक्शन देखने को मिलता है काफी अच्छे से। ठीक, अगर आप देखें वर्चुअल रियलिटी एक, अगर आप देखें एक इंटरेक्टिव डिजिटली जनरेटेड एनवायरनमेंट, इन द सेंस कि आपका एक डिजिटली एनवायरनमेंट जनरेट हो जाता है। ठीक, उसको आप काफी अच्छे से मतलब इन द सेंस कि फील करते हैं। लेकिन मिक्स्ड रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी में आपको ऐसा लगता है कि आप सिंपल वहीं पे बैठे हैं। अगर आपने एस के सर की क्लास का लास्ट सीन देखा होगा तो आप उसको समझ पा रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। क्यों क्योंकि वो जस्ट लाइक जैसे आपने पास्ट में कोई चीजें जी हैं और आप उस चीज को दोबारा देखना चाहते हैं, सेम विद दैट फीलिंग। तो आपको एक इस तरीके का आपको मतलब ऑगमेंटेड रियलिटी का एक वो मतलब लगाया जाएगा एक तरीके से आपको, इन द सेंस की चश्मा टाइप सा, ऐसा समझ लो। ठीक, वो आप पहनेंगे तो आप पूरा एकदम वही एनवायरनमेंट फील करते हैं कि हाँ एकदम आप वहीं पे बैठे हैं। ठीक, आपने अगर गेम भी खेले हो 3D वाले तो आपको काफी अच्छे से एक्सपीरियंस होगा। ठीक, गेमिंग वगैरह वर्चुअल वर्ल्ड वगैरह, तो उस चीज को एक्सटेंड करने की बात करेगी। ठीक, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, RFID। ठीक, दिल्ली एयरपोर्ट आपका पहला इंडियन एयरपोर्ट बन गया है जिसने इंट्रोड्यूस करा है RFID। ठीक, ट्रैक करने के लिए लगेज वगैरह को काफी अच्छे से। ठीक, आपको एक एक न्यूज सुनी थी आप लोगों ने शायद अभी, ये यहीं से निकल के आई थी इंडिगो एयरलाइन की, कि इंडिगो एयरलाइन में जो लगेज रखने वाला जो व्यक्ति था, वो गलती से लगेज रखते समय उसी में सो गया लगेज वाले में, और वो सो के शायद लंदन पहुंच गया था। फिर पूरा हड़कंप मच गया था उस एयरलाइन में, सुना था आपने? वो सामान रखने गया था और वो उसी में सो गया और फिर वो लंदन पहुंच गया। और वहां से फिर आया तो जितने भी सारा स्टाफ था उस सबको निकाला गया पूरा एकदम, काफी सख्त एक्शन देखने को मिला, है ना? तो अब क्या है, RFID का यूज करा जाएगा काफी अच्छे से। कितना लकी मैन होगा, अरे भाई वो सबकी नौकरी चली गई है। लकी तो छोड़ो, वो दूसरों के लिए अनलकी हो गया है। उसका सोना कई लोगों की नौकरी खा गया है, सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, प्लस उस पर कमेटी बैठी है, मतलब कमेटी बैठी है बकायदा उस पर, अगर आप लोगों ने देखा होगा। ओके, तो देख लेते हैं। तो अभी दिल्ली एयरपोर्ट ने उन्हीं सब चीजों को इन द सेंस की ट्रैक वगैरह करने के लिए लगेज वगैरह को RFID का इंट्रोडक्शन करा है। RFID कुछ नहीं, आपकी रेडियो फ्रिक्वेंसी, जो कि आप आपने वो देखी है क्या, ये जो गाड़ी पे आपके लगे हुए थे फास्टैग लगे हुए थे, वो दूर से स्कैन कर लेता है, रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी के थ्रू तो स्कैन करता है वो काफी अच्छे से। RFID तो है उसमें, आइडेंटिफिकेशन कर लेता है, और फिर वो आपका वो पैसे अकाउंट से कट जाते हैं और आपको वो जाने देते हैं। ठीक, आपको इस तरीके की चीजें कैसे कैसे देखने को मिलती हैं RFID, अगर आप तमाम तरीके की वायरलेस टेक्नोलॉजीज आपको देखने को मिलती हैं, जैसे कि एक तो आपकी RFID ही है, एक आपका QR कोड है जिसको क्विक रेस्पॉन्स कोड कहते हैं, एक आपका NFC है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आपने देखा क्या कि SBI का जो कार्ड होता है वो आपको मोबाइल के अंदर अगर सेव है, तो जो आपकी जो मशीन होती है काफी अच्छे से, तो उस पर आप अपना मोबाइल टच करेंगे, आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। मतलब आपको फिजिकली डेबिट कार्ड की रखने की जरूरत नहीं होती है ना? यूनो वाईफाई वगैरह नेट से वो काफी अच्छे से कट जाता है आपका बैलेंस, वो उसको स्कैन कर लेता है, तो आपको वो NFC वाला फीचर देखने को मिलता है, यानी कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब आपको उसी के पास रहना पड़ेगा तब आपके अकाउंट से वो पैसे डिडक्ट हो जाते हैं काफी अच्छे से। ठीक, तो इसको काफी अच्छे से आप ध्यान रखेंगे। ठीक,
लेकिन आपको यहाँ पे जानने वाली चीज क्या है, आप थोड़ी सी रेंज ध्यान रख सकते हैं। जो RFID है वो कितनी फ्रिक्वेंसी पे काम करता है, क्योंकि ये चीजें थोड़ा सा PCS वगैरह के लिए भी जरूरी हो जाती है, और मे बी अगर किसी स्टेटमेंट में ऐसा आ गया तो ठीक है, हम टैकल कर लेंगे उस चीज को। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें 300 गीगाहर्ट्ज से देखने को मिलती है, और कम से कम अगर लो भी जाएगी तो कितनी लो जाएगी, 9 किलो गीगाहर्ट्ज। और हायर रेंज कितनी है इसकी, 300 गीगाहर्ट्ज। ठीक। इसको ध्यान रखना, मैक्सिमम 300 गीगाहर्ट्ज, और लो अगर जाएगी तो कितनी, 9 किलो हर्ट्ज। ठीक। अगर आप क्यू के रेस्पॉन्स की देखते हैं तो डिस्टेंस इसको चाहिए 1:10 में। ठीक। 1:10 में इसको मतलब अगर आप देखें, आप पेटीएम वगैरह स्कैन करते हैं, तो आप यार जब अपने मोबाइल से कहाँ कब मतलब कितनी दूरी पे स्कैन कर लेते हैं, आप खुद ही एक लॉजिकली माइंड लगा सकते हैं, है ना। अगर आप उसको 100 मीटर से स्कैन करना चाहें तो स्कैन थोड़ी कर लेगा, आपके मोबाइल के कैमरा पे भी डिपेंड करेगा, उसकी क्वालिटी पे भी डिपेंड करेगा, क्या वो उसको ब्लर करके देख रहा है, क्या कैसे देख रहा है ना। तो मिनिमम आपके उस पर डिपेंड करता है, मतलब इन द सेंस ऐसा समझ लो कि 10 मीटर तक के एरिया में काफी अच्छे से कैप्चर कर लेता है। ठीक। लेकिन नियर फील्ड कम्युनिकेशन क्या है कि आपको वहीं पे प्रेजेंट होना पड़ता है, जैसे आपका यूनो वाईफाई नेट, आपको मोबाइल को उसके ऊपर लगाना पड़ता है, एकदम से वो आपका अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर लेता है, तो आपको यहाँ पे ATM वगैरह कैरी करने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। ठीक। इंडी स्टैक नॉलेज एक्सचेंज 2022 अभी हुआ है रिसेंटली। ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि इंडिया ने लॉन्च करा है इंडी स्टैक ग्लोबल, एक सिंगल रिपोजिटरी ऑफ ऑल मेजर प्रोजेक्ट ऑन इंडी स्टैक। इंडी स्टैक ग्लोबल अलाउस टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द ग्लोबल डिजिटल पब्लिक गुड रिपोजिटरीज। अच्छा, इसको देख लेते हैं कि क्या है बेसिकली, क्या नहीं है। तो अगर आप इंडी स्टैक की बात करें तो इसका अगर आप देखते हैं तो ये कलेक्शन है ओपन एपीआई का डिजिटल पब्लिक गुड्स, मतलब इन द सेंस कि अगर आप एपीआई ये वाला मत समझ लेना एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ये सब में जो यूज होता है फार्मास्यूटिकल में, नहीं। ये आपका एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है जो कि आपको अलाउ करता है दो एप्लीकेशन को एक साथ बातचीत करने के लिए, जस्ट लाइक जैसा आप आपका इंडी स्टैक में अगर आप देखें क्या होता है बेसिकली, अगर आप पेटीएम से पैसा स्कैन मतलब किसी का स्कैनर कोड स्कैन करते हैं, उसके बाद वो आपको क्या लेके जाता है, आपको यूपीआई के पेमेंट गेटवे पे लेके जाता है। ठीक। यूपीआई का पेमेंट गेट पे किसके द्वारा संभाला जाता है आपका, बताइए किसके द्वारा संभाला जाता है यूपीआई का गेटवे। यूपीआई किसके अंडर में वर्क करता है, इन विच अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन यूपीआई वर्क, अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन यूपीआई वर्क, एनसीपीआई। ये कुछ गलत लिखा है कि सही लिखा है, विक सर क्या लिखा है ये, सही लिखा है कि गलत लिखा पूछा सर, क्या पूछा? यूपीआई? है। हाँ, स्पेलिंग देखिएगा अपनी। सर ठीक ठीक ठीक, समझ गया। नहीं ठीक है, हमको पता है आपको पता है। लेकिन हम भी ऐसी मजे ले रहे थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और थोड़ा सी का पी का आगे सी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आपका एपीआई का सबसे देखो, जैसे कि हमने अभी जाना ना कि पावर ऑफ वो क्या, पावर ऑफ स्टेक, पीस ऑफ स्टेक करके या क्या था, ठीक है, प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक। तो प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक को जानने से पहले हमको क्या जानना जरूरी था, बिटकॉइन माइनिंग। तो यहाँ पे आपको इंडी स्टैक जानने से पहले जरूरी क्या है, एपीआई। बिकॉज आप मेन आंसर राइटिंग में सबसे पहले मेन बॉडी पे नहीं जाते, आपको इंट्रोडक्शन लिखना पड़ता है। आप डायरेक्टली स्टार्टिंग में मेन बॉडी नहीं लिखते, तो पहले उसका कोर्स तो जाने ना, कोर्स क्या है क्या नहीं है। ठीक। एपीआई, एपीआई क्या होता है, एपीआई एक आपका इंटरफेस है जो कि आपके दो एप्लीकेशन के बीच में कांटेक्ट करने का, मतलब इन द सेंस कि दो एप्लीकेशन को बीच में एक मीडिएटर का काम करता है कि वो आपस में कांटेक्ट इन द सेंस करें, जैसे कि पेटीएम। पेटीएम आपका एक वर्क करता है कि आप सामने वाले के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, आप स्कैन करेंगे, आप सामने वाले के अकाउंट की डिटेल आ जाएंगे, आप उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेंगे। बट पेटीएम इज नॉट दी, मतलब कि वो आपकी अथॉरिटी नहीं है, मतलब पेटीएम आपके अकाउंट से पैसे नहीं काटता है। पैसे काटने की अथॉरिटी किसके पास है, यूपीआई। वो कोई भी ऐप हो, चाहे गूगल पे हो, चाहे फोन पे हो, चाहे पेटीएम हो, चाहे कोई भी ऐप हो, चाहे व्हाट्सएप हो। ठीक। आप व्हाट्सएप के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, चाहे किसी के भी थ्रू कर रहे हैं, तो ये सब आपका किस गेटवे पे लेके जाते हैं, आपको यूपीआई। यूपीआई से पैसा कटता है, यूपीआई ही एक आपका इंटरफेस है जो कि काफी अच्छे से आपके अकाउंट से पैसे काटता है, वरना अदर ये जितने भी ऐप्स हैं, ऐप को अलाउड नहीं है। तो यानी कि कम्युनिकेटिंग वे है ये आपका,
ठीक, यूपीआई इज अ कम्युनिकेटिंग वे बिटवीन टू एप्लीकेशन। एक तो पेटीएम जो कि आपके हाथ में मोबाइल है, सेकंड जिसके अकाउंट में आपका जा रहा है पैसा। ठीक, इस तरीके का आपको तमाम देखने को इंटरफेस मिलेंगे। ठीक, मतलब तमाम जितने भी ऐप हैं यार, ऑब्वियसली बात है, जो कि दो तरीके से आपको क्या बोल रहे हैं, है ना। अच्छा, एग्रीगेट एंड गेटवे डिफरेंस बता दो सर विद एग्जांपल। हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ, कोई इशू नहीं है। एग्रीगेट और गेटवे का भी डिफरेंस बताते हैं, लेकिन पहले इसको कर लेते हैं ना। तो अगर आप देखते हैं तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस वो होता है जो कि आपके काफी अच्छे से दो एप्लीकेशन के बीच में कम्युनिकेशन का काम करता है। अब इंडी स्टैक क्या है? इंडी स्टैक इसी तरीके के ओपन एपीआई का जो कि आपके पब्लिक गुड का एक गैदरिंग रखते हैं अपना। मतलब ये जो इंडी स्टैक है, इंडी स्टैक इज द कलेक्शन ऑफ ओपन एपीआई। ठीक, तो इसको ध्यान में रख लेना। अब फोन पे, पेटीएम सब में 2000 प्लस ट्रांजेक्शन में परसेंटेज कटेगा। अरे सर, आपको अभी भी गलत इन्फॉर्मेशन पता है, मैंने काफी अच्छे से यहाँ पे भी एक्सप्लेन करा है। एक काम करना है, मेरे पिछले वाली ऑडियो को देख लेना, 10 मिनट की है, उसमें समझा रखा है। ये गलत इन्फॉर्मेशन अभी भी आपके पास। 2000 प्लस ट्रांजेक्शन करने पे परसेंटेज पैसे कटेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, कटेंगे लेकिन आपको अपनी जेब से नहीं देने होंगे। चलिए, अभी इस चीज पर बात नहीं कर रहे हैं, मैं ऑलरेडी इस चीज पर बता चुका हूँ चीजें। आपको मैं लिंक दे दूंगा, आप लेना। आपको इस तक इंडिया सेंस कि ये जो जितने भी आपके ओपन एपीआई प्लेटफॉर्म, ठीक। तो अभी इंडी स्टैक नॉलेज एक्सचेंज करके एक कुछ प्रोग्राम हेल्ड करा था 2022 में, तो इसको समझ लेना। मेरा काम था सिर्फ आपको बताना व्हाट इज इंडी स्टैक, व्हाट इज एपीआई। ओके, तो अभी इसमें कितना बच रहा है यार, आईटी में कितना बच रहा है अभी। इंडी स्टैक हो गया, अदर इंपॉर्टेंट न्यूज देख लेते हैं। विवेक सर, मेरे को ध्यान है, मैं आपको बताऊंगा एग्रीगेट और गेटवे का डिफरेंस, लेकिन अभी थोड़ा सा चीजों को करके मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, कोई ओके ऐसा सर, ओके इशू नहीं है ना। चलिए, ठीक है, आगे देख लेते हैं जो आपकी अदर इंपॉर्टेंट न्यूज है उसको, कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लास्ट होगा, मैं समझा नहीं कि लास्ट होगा क्या मतलब। मैं क्या बोल रहे हैं आप? लास्ट होगा मीन्स किसका लास्ट होगा? ये आईटी का लास्ट होगा, हाँ एग्जैक्टली। चलिए ठीक है, कर लेते हैं फिर इसको। ओके ठीक है, तो अदर इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि शॉर्ट शॉर्ट न्यूज है, देखना उतना ही है इतनी शॉर्ट शॉर्ट न्यूज में जो कि हमारे काम की है, वरना अगर सबको देखने लगेंगे, वही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबके चक्कर में उसको भी खो देंगे जिसको काफी आप पसंद करते हैं। तो वही बात है यहाँ पे भी। तो भाई किसी एक के पीछे जाओ, हजारों के पीछे ना जाओ। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं। ओके, तो ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर ऑन इंटरनेट से रिलेटेड क्या हुआ है? एक ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर ऑन इंटरनेट मतलब बेसिकली अगर आप देखें तो ये कमिट एक पॉलिटिकल कमिटमेंट करी गई है कि आपको इंटरनेट ओपन, फ्री एंड न्यूट्रल रखना है। काफी अच्छे से यूएस यूएस ने, यूरोपियन यूनियन ने, यूके ने, कनाडा ने, ठीक, काफी अच्छे से साइन करा है डिक्लेरेशन वगैरह भी। और बट इसमें इंडिया, चाइना एंड रशिया पार्ट नहीं है इस डिक्लेरेशन का, तो इसको आप ध्यान रख लेना। आज सर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं रियलिटी तो बता रहा हूँ, रियलिटी है ये भाई। हाँ, कहावत ध्यान आ रही थी, मेरे दिमाग से उतर गई है। मेरे दिमाग में अभी घूम रही थी, लेकिन मेरे दिमाग से गुजर गई है। अब जैसी ध्यान आई मैं बताऊंगा। एक आपका इंटरनेट सर को प्यार हो गया है। कोई नहीं, तो लास्ट में, हाँ लास्ट में बताता हूँ, मेरे ध्यान नहीं आ रही है। इंटरनेट गवर्नेंस देख लेते हैं, है ना। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम हुई 2022 में, अभी रिसेंटली। ये इनिशिएटिव था काफी अच्छे से यूएन इंटरनेट, मतलब इन द सेंस देखो, गवर्नेंस इन द सेंस कि आपको काफी अच्छे से चीजें लेकर चलनी है, आपको फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छे से बनाना है, इंटरनेट से रिलेटेड चीजों का आपको काफी अच्छे से चीजों का ध्यान रखना है। जो भी आप आईटी एड्रेस देते हैं या सिक्योरिटी का आपको ध्यान रखना है। ठीक, प्राइवेसी का हनन ना होना चाहिए काफी अच्छे से। ठीक, ओके, तो बेसिकली गवर्नेंस के आप पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ही समझेंगे कि इन द सेंस कि उसके काफी अच्छे से वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन बेहतर करने की जरूरत है। ठीक, तो इतना तो हम अपना लॉजिकली माइंड भी लगा सकते हैं, है कि नहीं। वही मैं बोल रहा हूँ, सारी चीजों को जानने की जरूरत नहीं है कि नहीं।
वरना क्या होता है, मैं आपको लिटरल बताता हूँ ये सेंस क्या होता है। ह्यूमन ह्यूमन नेचर में बता रहा हूँ आपको भाई, कौन कौन है पहले ये तो देख लूं, फिर मैं बताता हूँ ह्यूमन नेचर। तो काफी ठीक है। ह्यूमन नेचर में आपको क्या देखने को मिलता है बेसिकली, अगर आप देखते हैं, मैं रियल एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो, कोई कोई आपने भी देखा होंगे, लड़के होते हैं ना, शादी में गए, ये शादी में क्या कहीं भी गए, भाई ये भी मेरी, ये भी मेरी, ये भी मेरी, ये भी मेरी, और उसकी लास्ट में कोई नहीं होती है। ठीक, तो सेम वही चीज है यहाँ पे भी, कि भाई तुम सारी चीज को याद करते रहोगे, सर ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, लास्ट में उस चीज को भूल जाओगे जो तुमको याद ही नहीं होगा, है ना। तो शादी में जाए, सबको ना देख के किसी एक को करें तो भी बेहतर है चीजें। अब तुम सबको देख रहे हो, बोल रहे हो भाई ये भी है, ये भी अपनी, ये भी अपनी, ये भी अपनी, तुम पे लास्ट में जाके अकेले ही रहोगे। वही वाली बात है, ठीक। तो नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, भाई एग्जांपल बहुत साइड देता हूँ मैं, ध्यान रखना आपको। एग्जांपल ऐसे कोई नहीं देगा, है ना। तो नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया देख लेते हैं। ये भी क्या हुआ अभी इसका, देखो बेसिकली मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, छोटी छोटी चीजें, बस आपको ओवरऑल पता होना चाहिए इसके अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, है ना। तो अभी नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने स्टैब्लिश करा है 2 इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, डिजिटल इंडिया विजन के अंदर में। ये फिजिकल नेटवर्क एक्सेस पॉइंट लगाए गए हैं बेसिकली। ठीक, इनका बेसिकली प्राइमरी एम क्या है कि नेटवर्क प्रोवाइड करना, है ना, काफी अच्छे से, ठीक। और ये जो निक्सी है, निक्सी एक आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, ठीक, इसको ध्यान रख लेना। बेसिकली इंटरनेट प्रोवाइडिंग से रिलेटेड ये चीजें करती है। इसका इतना ओवरऑल ध्यान रखो कि भाई अगर कहीं पे निक्सी दिख जाए, तो आपको इतना ध्यान आना चाहिए कि ये आपकी इंटरनेट प्रोवाइडिंग से रिलेटेड चीज है। अब इसके अंदर आप घुसने की चीज करोगे तो वो आपके ना काम की ना मेरे काम की है। जेड अफ्रीका पल्स, ये बेसिकली अभी फेसबुक पेरेंट मेटा जो है उसने काफी अच्छे से पार्टनरशिप करी है किसके साथ, भारतीय एयरटेल के साथ, एक्सपेंड करने के लिए टू अफ्रीका पल्स को इंडिया में। टू अफ्रीका पल्स क्या है, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट सबसी केबल सिस्टम है जो कि अल्टीमेटली इंटरकनेक्ट करता है कंट्रीज को, अफ्रीका, एशिया और यूरोप को काफी अच्छे से। तो ये मेटा वगैरह ने, फेसबुक जो है, जो मेटा वगैरह है ना, दोनों ने काफी अच्छे से भारतीय एयरटेल के साथ क्या करी है, पार्टनरशिप करी है। ठीक, इसको आप ध्यान रखिएगा। ओके, ठीक है, चलिए सही है, आगे देख लेते हैं। ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क, ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अनाउंस करा है। बेसिकली क्या, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अनाउंस एडिशन ऑफ 3 इंडियन फैक्ट्रीज टू इट्स ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क। बेसिकली ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क क्या होता है, इसको देख लेते हैं। तो ये एक इनिशिएटिव है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, काफी अच्छे से। अगर आप देखें किसके साथ कोलैबोरेशन करके करा गया है, ये मैककिंसी और मैककिंसी एंड कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करा किसने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। और ये एक इनिशिएटिव चला है कौन सा, ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क। यानी कि आपको काफी अच्छे से मतलब अगर आप देखें तो आपको काम करना है काफी चीज चीजें, तो आपको प्रमोट करनी है चीजें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड, 3D प्रिंटिंग रिलेटेड, आपको बिग डाटा एनालिटिक्स रिलेटेड चीजें, ठीक। ओके, तो इसको ध्यान रख सकते हैं। और ऐसे अगर आप देखें, आईटी यूपी रीजनल स्टैंडर्डाइजेशन फोरम देखने को मिली है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने होस्ट करा है आपका इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, ठीक, कहाँ पे, एशिया और ओशियानिक रीजन में। बेसिकली ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपके एक्सचेंज ऑफ आइडियाज देखने को मिलते हैं, डिस्कशंस देखने को मिलते हैं आपके सस्टेनेबल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड चीजों के, ठीक। तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं, रखना चाहें तो। ओके, और अगर आप डिजिटल लॉकर देखें तो डिजिटल लॉकर आपकी फैसिलिटी किसके द्वारा प्रोवाइड करी जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, ठीक। जिसमें आप काफी अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखते हैं, ठीक। आपको इतना पता होना चाहिए कि ये है क्या नहीं, ठीक। रोड मैप टू प्रमोट आईपीआर इन टेलीकॉम सेक्टर, काफी अच्छे से आईपीआर को प्रमोट करने के लिए रोड मैप चालू करा गया है, ठीक। टेलीकॉम सेक्टर में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने काफी अच्छे से स्ट्रेटेजी बनाई है कि आपके आईपीआर को प्रमोट करा जाए टेलीकॉम सेक्टर्स में काफी अच्छे से, ठीक। तो इसको ध्यान रख सकते हैं, ऐसे इतना कुछ है नहीं जानने लायक इसमें। टेक्नोलॉजिकल कंसेप्ट कुछ है इसमें, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, गवर्नमेंट ने अभी अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करे हैं एफएम रेडियो फेज 3 पॉलिसी के अंदर, काफी अच्छे से अगर आप देखें तो। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपका सबसे पहली बात इसमें जानने वाली क्या जरूरत है, क्या नहीं है, वो देख लेते हैं। एम्पलीफिकेशन मॉड्यूलेशन अगर आप देखें तो ये काफी अच्छे से एक वेव एम्पलीट्यूड होता है, क्योंकि आप अगर आप देखते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि इतने गीगाहर्ट्ज पे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है, तो आपका
जैसे आप ये देखें, रेडियो होता है, रेडियो में अलग अलग चैनल्स होते हैं। चैनल्स क्या देखने को मिलता है आपको, जैसे कि आपका रेडियो मिर्ची या अलग अलग देखने को मिलता है, तो उनकी एक फ्रीक्वेंसी सेट होती है। ठीक, आपकी वो फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है तो आपके फ्रीक्वेंसी में वो नेटवर्क आ जाते हैं और काफी अच्छे से आप उन चीजों को क्या करते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए किसी की फ्रीक्वेंसी सेट है जैसे 108 104 गीगाहर्ट्ज पे, 108 पे, तो आपको वो जो चैनल है वो सिर्फ आपको 104 गीगाहर्ट्ज पे ही देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि स्पेक्ट्रम अलॉट होते समय उन्होंने 104 गीगाहर्ट्ज की ही स्पेक्ट्रम मिला था। तो अभी उससे रिलेटेड कुछ मॉड्यूलेशन, मतलब जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में कुछ अभी अमेंडमेंट करे गए हैं पॉलिसीज से रिलेटेड, तो इसको ध्यान रख सकते हैं ऐसे से अगर रखना चाहें तो, वरना इतना कुछ है नहीं। एक ई सिम देखने का कंसेप्ट देखने को मिला है, एम्बेडेड सिम। ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रिलीज करा है कंसल्टेशन पेपर ई सिम पे। ठीक, जिसमें कि मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन आपको देखने को मिलेगा। ई सिम एक फॉर्म फैक्टर है जो कि काफी अच्छी तरीके से आपको देखने को मिलता है। एक अगर आप देखेंगे, है ना, क्या कि जैसे आप अपना सिम वगैरह देखते हैं, है ना, तो सिम आपको फिजिकली काफी अच्छे से डालना पड़ता है, सारी चीजें आपको करनी पड़ती हैं, है ना। तो ई सिम से आप क्या समझ रहे हैं, व्हाट इज ई सिम? ई सिम क्या हो सकता है? आपको दिमाग में एकदम आया होगा इलेक्ट्रॉनिक सिम, ये एम्बेडेड सिम है। तो एम्बेडेड सिम का क्या मतलब है? ठीक, क्या क्या मतलब समझ में आ रहा है? अगर आप लोगों ने करंट अफेयर तो काफी अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे ना, मैं तो चलो बताऊंगा ही, लेकिन आपको क्या समझ आ रहा है ई सिम से? ई सिम इज नॉट इलेक्ट्रॉनिक सिम कि आपको सिम डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ई सिम है क्या बेसिकली? किसी न्यू कंसेप्ट आपको देखने को मिला था तो आपको पता होना चाहिए, है कि नहीं? यार आपका चैटिंग क्यों नहीं देखने को मिल रहा है मुझे? एक सेकंड रुकना यार, आप लोगों की चैट नहीं दिख रही है, शायद कुछ डाउट भी होगा, तो एक मिनट रुकना, शायद कुछ नेटवर्क इशू है। एक मिनट रुक जाइए, मुझे चैट नहीं देखने को मिल रही है आप लोगों की। एक सेकंड मैं नेटवर्क कनेक्ट कर लेता हूँ। क्या इशू आ जाता है समझ नहीं आता है। बस एक मिनट रुक जाइए यार, क्या हो गया? अच्छा चलिए ठीक है, दिख गया, अभी अभी दिखने लगी आपकी चैट। अच्छा ठीक है, मैं ही बोल रहा था ई सिम बताया आप लोगों ने? किसी ने भी कुछ नहीं बताया। ई सिम कुछ नहीं है, एम्बेडेड सिम। एम्बेडेड सिम इन द सेंस कि आपको बाहर से फिजिकली सिम खरीदने की कुछ भी जरूरत नहीं है। आप अगर पहले देखें तो उसी तरीके का आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। रिलायंस का पहले एक मोबाइल आता था सीडीएमए का, उसके अंदर सिम नहीं डलता था। ठीक, जो मेरे पास आज जो मोबाइल नंबर है वो भी मेरा मोबाइल नंबर वही है। लगभग आई थिंक मेरे फादर वगैरह ने 2000 के आसपास लिया होगा, 2000 या 2001 के आसपास, या उससे पहले। तो वो सिम वगैरह कुछ नहीं था, इनबिल्ट सिम रहता था, तो वो नंबर से ही डायरेक्टली चलता। तो सेम उसी तरीके का कंसेप्ट है। एक डिजिटल वर्जन है आपके फिजिकल सिम कार्ड का, आपको डायरेक्टली इंसर्ट वगैरह कुछ नहीं करना होता है। ठीक, ये आपके सॉफ्टवेयर बेस्ड आपको चीजें प्रोवाइड कर देता है। ठीक, तो इतना ध्यान रख लेना इस चीज को, तो कुछ नहीं है। ठीक। ओके, और क्या देखने को मिल रहा है इसमें? साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइंस निकल के आई हैं, किसकी सर्ट इनकी, किसकी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, ये तो हमने कल भी देखी थी। क्या होता है सर्ट इन वगैरह? क्यों, जिस टाइम पे हम वर्चुअल नेटवर्क पढ़ रहे थे, तो सर्ट इन के बारे में यहाँ पे बताना मैं जायज नहीं समझता, क्योंकि कल ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो इसको नहीं देखते हैं। क्रिप्टो जैकिंग एक साइबर अटैक है जो कि काफी अच्छे से हार्ड होता है आपको डिटेक्ट करना कि ये कहाँ से अटैक हुआ है, कहाँ से अटैक नहीं हुआ है, तो ध्यान रख लेना। ब्लू बगिंग क्या है? ब्लूटूथ का कनेक्शन यूज करके आपके मोबाइल को हैकिंग कर लिया जाता है। ठीक, क्यों हैकिंग कर लिया जाता है? अगर आप देखें तो मैक्सिमम लोग आजकल ईयरपोर्ट यूज करते हैं, ईयरडोप्स। ठीक, ईयरडोप कौन से होते हैं? ब्लूटूथ वाले। ब्लूटूथ लगातार खुला रहता है, तो ब्लूटूथ से हैकिंग करना बहुत आसानी होती है। तो द हैकिंग विच विच कैन बी डन बाय यूजिंग योर ब्लूटूथ,
इज नोन एज ब्लू बगिंग। सिंपल वे में इसको ध्यान रख लेना। आप इसको प्रिवेंट कैसे रख सकते हैं भाई? मेट्रो में जा रहे हैं, कहीं भीड़ भड़ाके में जा रहे हैं, 24 घंटे ब्लूटूथ ऑन करके नहीं रखना चाहिए। उसको ब्लूटूथ को ऑफ करके रख लीजिए। जब तक आपका काम है आप उसको ऑन करके रखिएगा, उसके बाद आप उसको ऑफ कर लीजिए। ठीक, ध्यान रखिएगा इस चीज को, है ना? तो हर एक चीज का एक तोड़ निकल कर आ जाता है भाई। हैकर्स भी बहुत तगड़े तगड़े हैं, उनको पता है भाई सब लोग कि यार ये ईयरफोन ब्लूटूथ वाली ही लेकर चलते हैं, तो ब्लूटूथ से ही क्यों ना हैकिंग करी जाए। बट इसमें कुछ लिमिटेशन है। आप उस एरिया में, मतलब जो आपका हैकर होगा, 100 मीटर के दायरे में होना चाहिए आपके। ठीक, और सेम आपको पब्लिक वाईफाई भी यूज नहीं करने चाहिए, बिकॉज पब्लिक वाईफाई का यूज करना आपके लिए घातक साबित हो सकता है। ओके, हमें तो अनुज सर का हैक करना है अकाउंट। मेरा अकाउंट में कुछ नहीं पड़ा है भाई। मेरे अकाउंट मेरे तो बैंक वाले भी फंसाते हैं, बोलते हैं भाई इसको मेंटेन तो कर ले मिनिमम बैलेंस। 10 बार मैसेज आ जाता है सुबह से, भाई इसका मेंटेन तो कर ले भाई मिनिमम बैलेंस। हाँ हाँ, फोन वाला कोई सा भी अकाउंट हैक कर लो, पछताओगे, सच बता रहा हूँ। मेरे अकाउंट में कुछ देखने को नहीं मिलता है, मिलेगा ना कुछ है। भाई कभी मेरा अकाउंट हैक करो। कम से कम पीडीएफ तो मिलेगी। कुछ नहीं मिलेगा सर इसमें, पीडीएफ वूडीएफ तो क्या करोगे। ठीक, हर्मिट देख लेते हैं। हर्मिट एक न्यू तरीके का स्पाईवेयर है जो कि आपके काफी अच्छे से अफेक्ट करने में सक्षम होता है एंड्रॉइड और आईओएस डिवाइसेस दोनों को। ठीक, मैंने कल आपको एक नाम और डाला था, कौन सा नाम था? कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, बताना। भाभी का नंबर मिलेगा भाई, वो तो फिर तुम छोड़ दो। वो तो फिर तुम छोड़ दो, आशा ही छोड़ दो। फिर तो तुम्हें आशा लगानी भी बेकार है। ठीक। अच्छा चलिए ठीक है। मैंने बताया था ना आपको, शायद अभी कल एक टर्म पूछी थी मैंने, क्वेश्चन भी आपको पूछा था कि वो स्पाईवेयर है, मालवेयर है, क्या है क्या नहीं। उसका नाम बताना। मैंने क्या नाम था? रैकून स्टेलर। अभी 2 दिन पहले न्यूज में था। अभी गवर्नमेंट की साइट को हैकिंग करी थी उसने। गवर्नमेंट वालों को पता भी नहीं चला कि उनकी हैकिंग वगैरह भी चल रही है, कुछ इस तरीके से गतिविधि। एनटीआरओ एक ऑर्गेनाइजेशन है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनटीआरओ? व्हाट इज एनटीआरओ? एनटीआरओ क्या है? व्हाट इज एनटीआरओ? भाई हो कि नहीं? एनटीआरओ क्या है? आप लोग बता तो नहीं रहे हैं। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ठीक बा। चलिए, बहुत सही। तो उसने काफी अच्छे से उनको बताया था भाई तुम्हारी वेबसाइट हैक हो रही है, इस पर ध्यान दे लो। कुछ अदर चीजें देख लेते हैं। परम पोरुल एक स्टेट ऑफ द आर्ट सुपर कंप्यूटर है जो कि आपके डेवलप करा गया है एनआईटी तिरुचिरापल्ली के द्वारा अंडर फेज 2, जो कि नेशनल सुपर कंडक्टिंग मिशन चल रहा है उसके अंदर। इन्होंने क्या क्या कर दिया भाई? रिजल्ट ऑफ लेक्चरर सीएससी विल बी डिक्लेयर्ड वेरी सून। ये अतुल प्रसाद जी भी पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। हर दूसरे दिन मुझे इनका कॉन्ग्रेचुलेशन वाला ट्वीट आता रहता है। दिन में 2-3 बार तो दिख ही जाता है भाई इनका कॉन्ग्रेचुलेशन वाला ट्वीट मुझे। पता नहीं है कौन कौन सा क्या क्या रिजल्ट जारी करते रहते हैं ये। चलिए अच्छी बात है, रिजल्ट अच्छे से जारी हो रहे हैं तो इसको ध्यान रखिएगा। परम पोरुल आपका एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक, ट्रू रैंडम नंबर जनरेटर, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने डेवलप करा है, TRNG, जो कि इंप्रूव करता है आपके डाटा एन्क्रिप्शन और प्रोवाइड करता है आपको काफी अच्छे से सिक्योरिटी आपके सेंसिटिव डिजिटल डाटा से रिलेटेड, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड डिटेल होगी, पासवर्ड हो गया। ठीक, इसको ध्यान रख लेना। जैसे आपका एक कंसेप्ट निकल के आया था ना, टोकनाइजेशन, टोकनाइजेशन की तरह ही आपका ये है ट्रू रैंडम नंबर जनरेटर, ऐसा समझ लीजिए। एनक्रिप्ट करके रखता है आपकी टोटल इन्फॉर्मेशन जितनी भी है, और आपको एक नंबर दे देगा बना के। ठीक, आप फिर उस इंफॉर्मेशन आपकी उस पर होंगी। ठीक, लोग वगैरह। एक तिहान टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन, इंडिया का फर्स्ट ऑटोनोमस नेविगेशन फैसिलिटी देखने को मिली है ग्राउंड और एरियल व्हीकल दोनों में, जो कि इनॉग्रेट हुई है कहाँ? आईआईटी हैदराबाद में। ठीक, तिहान आपकी एक मल्टी डिसिप्लिनरी इनिशिएटिव है जो कि मेक इन इंडिया का पार्ट है। एक फ्यूचरिस्टिक एंड नेक्स्ट जनरेशन स्मार्ट मोबिलिटी टेक्नोलॉजी पे काफी अच्छे से फोकस होकर चलता है। ठीक, इतना ध्यान रखो, ये ऑटोनोमस नेविगेशन फैसिलिटी जनरेट करी गई है।
आईआईटी हैदराबाद के द्वारा। नाउ द आईटी पार्ट इज कंप्लीट ऑफ साइंस एंड टेक। बधाई हो, बधाई हो आप लोगों को। भाई मैंने साइंस एंड स्पेस एंड टेक्नोलॉजी कंप्लीट कर दिया आपका। हेल्थ वाला मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। आईटी वाला मैंने अभी कंप्लीट करा है रिसेंटली। ओके, बचा क्या है? कुछ नहीं बचा है इसमें। बायोटेक्नोलॉजी बचा है क्या नहीं? बायोटेक्नोलॉजी बचा है। भाई यार रेस्पॉन्स नहीं देखने को मिल रहा है यार, चलती रहनी चाहिए चैट वगैरह, है ना? चैट नहीं चल रही है। बायोटेक्नोलॉजी करना है कि डिफेंस? डिफेंस करते हैं, डिफेंस करते हैं, डिफेंस। बोलो। डिफेंस, डिफेंस। या फिर आपके लोगों के नेटवर्क मुझे देखने को, मतलब इशू नहीं, इशू देखने को मिल गया। क्या हो जाता है यार, आप लोगों का रेस्पॉन्स नहीं दिख पाता है बीच बीच में। यार रेस्पॉन्स नहीं देखने को मेरे भी साथ पता नहीं क्या क्या ये नेटवर्क का इशू चलता रहता है, समझ नहीं आता है। अच्छा ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी करना है यार। डिफेंस कर लो, ज्यादा सही है यार आप लोगों का। एक डिस्क्रिशनरी पावर मेरी मान लो। क्यों मान लो यार, मेरा एग्जाम है सीडीएस वाला, तो उसमें पूछ लेंगे। महिमा मैम आपको भी पढ़ने की जरूरत है, आपका भी एग्जाम है सीडीएस का, पता है ना, डिफेंस से क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। अरे भाई साहब, देख लिया ना सर? सर गजब भाई, सबका सबका बायो बायो बायो। अरे भाई साहब गजब। महिमा मैम आपका भी सीडीएस है? भाई हम तो डिफेंस कर देंगे, हम तो बायोटेक्नोलॉजी कर लेंगे, हम तीर आदमी है, दो लठाएंगे चल देंगे। चलिए ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, एक एक मिनट दीजिए। हाँ एक सेकंड में डिफेंस ही कर रहा हूँ। एक मिनट। अरे हमको तो दोनों चीजें करनी है, चाहे डिफेंस कर लो चाहे बायोटेक्नोलॉजी कर लो, करना तो दोनों ही है, कभी भी कर लो चाहे। छोड़ेंगे नहीं। चलिए ठीक है, डिफेंस, डिफेंस से स्टार्ट कर लेते हैं। सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी, यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। ओ भाई साहब, क्या बात है। इमोशनल ब्लैकमेल, इमोशनल ब्लैकमेल। सर यहाँ डेमोक्रेसी नहीं, यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो रहा है। आई एम द सुप्रीम कोर्ट, और मैं टाइम टू टाइम डिपेंड डिसाइड करूंगा कि व्हाट कम्स अंडर बेसिक स्ट्रक्चर। अरे वाह, नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी भी कर दिया इन्होंने। 352, 354। वाह भाई वाह, गजब। अच्छा ठीक है, रिसेंटली अभी डीआरडीओ ने काफी अच्छे से, अगर आप देखें, लाइक टेस्टेड एसएफडीआर बूस्टर का सक्सेसफुली टेस्ट देखने को मिला है। तो सबसे पहले हमको जानने की जरूरत है काफी अच्छे से, व्हाट इज डीआरडीओ। ठीक, डीआरडीओ अगर आप देखते हैं तो रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी विंग देखने को मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, जो कि काफी अच्छे से आपके क्या इन द सेंस देखने को मिलता है, ये प्रोडक्ट वगैरह आपके तमाम डेवलप करता रहता है, जैसे कि आपके मिसाइल्स हैं, कुछ भी है। ठीक, अग्नि मिसाइल है, पृथ्वी 3 की मिसाइल है, ब्रह्मोस, कुछ भी है, चाहे आपके लाइट कॉम्बैक्ट एयर क्राफ्ट हो, चाहे तेजस मल्टी बैरल रॉकेट हो, पिनाका एयर डिफेंस सिस्टम हो, आकाश वाइड रेंज रडार हो, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम हो, ठीक, अर्जुन बैटल टैंक हो, कुछ भी हो, आपको ये सारी चीजें काफी अच्छे से डीआरडीओ डेवलप करता हुआ नजर आता है।
इनफैक्ट डीआरडीओ लिपस्टिक्स भी बनाता है, आपको पता है? कॉस्मेटिक्स बनाता है कि नहीं बनाता है डीआरडीओ? बता ना, डीआरडीओ कॉस्मेटिक्स बनाता है कि नहीं बनाता है? नहीं सुना आज तक तो, मुझे नहीं पता था। हाँ सच में? क्या बात कर रहे हो यार, चलो छोड़ो, आपको किसी दिन इसके बारे में बताएंगे फिर डिटेल में। चलिए छोड़िए, फिर मैं इस टॉपिक से अदर चला जाऊंगा। लेकिन हाँ, आपको बता देंगे, लास्ट में बता दूंगा, या तो एक काम करेंगे भाई, अगर आप काफी अच्छे से देखें तो ये आपके जितने भी कॉस्मेटिक इन द सेंस अनूप सर को सब, नहीं नहीं लिटरली बनाता है भाई वो। मतलब आपको बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी आपको ये प्रोडक्ट वगैरह देखने को मिल रहे हैं ना, जो कि आपको काफी अच्छे से, मतलब एक इसके प्रोडक्ट भी आते हैं, एंटी टूथ है के सॉल्यूशन, मतलब तमाम तरीके के आते हैं, लिपस्टिक वगैरह भी, कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट भी कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाते हैं इनके। ठीक, अगर आप देखेंगे तो मैं इनके नाम भी बताऊंगा आपको कौन कौन से देखने को मिल जाते हैं। ठीक, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाता है, बनाता है ये। गिफ्ट भी देते होंगे, अनूप सर को सब पता है, गिफ्ट भी देते हो सर। गिफ्ट तो हम देने के लिए तैयार हैं, बट कोई हो तो सही गिफ्ट लेने के लिए। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कर लेते हैं। ठीक, सबसे पहले हमको जानना जरूरी है अबाउट एसएफटीआर। एसएफटीआर एक आपकी मिसाइल प्रोपल्सन सिस्टम है, जो कि जिसके अंदर आपको काफी अच्छे से देखने को मिलता है। मतलब अगर आप देखेंगे, थ्रस्ट modulated ducted rocket with a reduced smoke nozzle less missile booster। मतलब सिंपल इतना ध्यान रखो, जैसे आपको HS-200 देखने को मिल रहा था रॉकेट, जो कि काफी अच्छे से एक बूस्टर का काम करता है, तो सेम एसएफडीआर भी आपका एक बूस्टर है, मिसाइल प्रोपल्सन सिस्टम, जो कि आपके बूस्टर का काम करता है काफी अच्छे से। ठीक, इस तरीके का फर्स्ट फ्लाइट एसएफडीआर की डेवलप हुई थी इंडो इंडिया और रशिया के जॉइंट कोलैबोरेशन के थ्रू काफी अच्छे से, जो कि टेस्ट करी गई थी 2018 में। और उस बूस्टर ने अचीव कर ली थी मैक 3 की स्पीड। ठीक, इसको आप ध्यान रखिएगा, मैक 3 की स्पीड को उसने अरेंज कर लिया, मतलब अचीव कर लिया था 2018 में जब टेस्ट करा गया था। ठीक, अब थोड़ा-सा आप कुछ इन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में डिफरेंस देख लेते हैं। रैमजेट, स्क्रैमजेट और ड्यूल मॉडल रैमजेट, जिसका बेसिक्स भी कंप्लीट नहीं है और उसको 2023 का प्रीलिम्स देना है, तो कुछ इस तरीके की न्यूज़ से आपके बेसिक्स भी क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप अभी एकदम से साइंस एंड टेक को बेसिक से पढ़ना जाएँगे ना, तो कोई मतलब नहीं है। लिटरली बोल रहा हूँ, जिसको अभी 2023 का देना है तो। क्योंकि आपको तमाम लेक्चर देखने को मिल जाएँगे, 80-80 लेक्चर, 150-150 लेक्चर। ठीक? सर। उस चीज़ का अभी कोई मतलब नहीं होता। ब बताइए, हेलो। बताइए। हाँ सर, हाँ, एक बोलिए, बोलिए। बंदा है गौरव राजपूत, तो उसने हमें हाँ, मैसेज करा है, यूपीएससी के हाँ। ग्रुप से है। उसने मैसेज करा है कि क्या पीएस कैटेगरी को ये बेनिफिट्स मिलते हैं। तो किसको? हमने तो पीएच कैटेगरी में, बंदा बोल रहा है कि मैं पीएच कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ सर, तो क्या उसमें हाँ, बेनिफिट फिजिकली मिलते हैंडीकैप हैं? मिलते हैं। हाँ, फिजिकली वे मिलते हैंडीकैप हैं। को बेनिफिट मिलते हैं, बट वो नोटिफिकेशन चेक कर लेगा कि वो किस कौन सी पीएच की कैटेगरी में आते हैं, तो क्योंकि देयर आर हमने भी मेनी वही कैटेगरीज ऑफ पीएच। नहीं, तो हमने भी वही बताया उन्हें। हमने बोला कि सर बेनिफिट्स हो सकते हैं, इफ़ यू वांट टू नो एनी मोर थिंग्स देन गो टू गूगल। उसके बाद उन्होंने बोला नोटिफिकेशन। आई नो वेरी वेल ब्रो, व्हाट आर यू व्हाट वेयर यू सेइंग दैट। तो हमने कहा अगर आपको और जानना है पीएच कैटेगरी के बारे में सर, तो आप गूगल कर सकते हो, बिकॉज मुझे उतनी नॉलेज नहीं है इसके बारे में। हाँ ठीक है तो ना, यही वो होता है पीएच सर। के बारे में तमाम क्राइटेरिया मेंशन कर रखे हैं। हाँ सर। अच्छा ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। देखो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखें, ये फोटोज के थ्रू काफी अच्छे से समझ में आएगा। रैमजेट इंजन, रैमजेट इंजन में आपको क्या देखने को मिल रहा है काफी अच्छे से, मतलब आप क्या एनालिसिस कर पा रहे हैं? देखो पीछे काफी अच्छे से इसके, मतलब आप देखेंगे काफी अच्छे से थ्रस्ट काफी अच्छे से मिल रहा है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना रखा है, मतलब हवा का पैसेज भी काफी अच्छे से आपको देखने को मिला है। सिंपल आप अभी स्ट्रक्चर को देखिए इसके। ठीक, उससे काफी अच्छे से आपको चीजों को पता चल जाएगा कि ये कितनी स्पीड कैसे अचीव करने में माहिर हो जाता है ना।
आप इसको एक बार ऐसे देखिए, मतलब सिंपल इसके स्ट्रक्चर को देखिए, बताऊंगा मैं चीजें। सिंपल आप स्ट्रक्चर को एनालिसिस करिए, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा जूम कर दिया है, बाकी चीजें मैं मेरा काम है बताना। ठीक, देखा स्ट्रक्चर दिखा, यस कर दीजिएगा अगर आपने स्ट्रक्चर देख लिया हो, चीजें मैं बताऊंगा फिर क्या है क्या नहीं है। आप सिंपल रैमजेट के इंजन का स्ट्रक्चर देखिए अभी। ठीक, सब करो अभी, विवेक सर का आया है सिंपल, बाकी सब भी तो लिखिए यार। यस, ओके, ठीक है, सवाना मैम का भी आ गया है। ओके, और कौन है, मुझे तो पहली बात पता ही नहीं है कौन कौन है वीसी में। ठीक, लेकिन जो भी है लिखिए। चलिए ठीक है, 5-6 लोगों को आ गया, मतलब सिंपल आपने ये देख लिया। अब चलिए इसका एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहली बात, इसके अंदर कोई भी आपको टरबाइन देखने को नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें काफी अच्छे से आपको दिख रहा है ना एक चीज। अच्छा, पहले मैं मेरी बात सुनिएगा, उसके बाद इस पाइएगा। पहले जो मैं एनालिसिस करा रहा हूँ उसको एनालिसिस करिएगा, क्योंकि घरेलू चीज का एग्जांपल लेकर आप काफी अच्छे से समझते हैं। आपने कभी घर पे बाइक वगैरह धुली होगी, है ना? आप छोटा सा पाइप लगाते हैं आगे, उसका छोटा सा मतलब पानी निकलता है, छोटा सा मुंह होता है उसका, उसको अगर दबाते हैं तो काफी तेजी के साथ प्रेशर निकलता है। यानी कि आप उसके एरिया को कम करते हैं जहां से प्रेशर निकल रहा हो, है कि नहीं? मतलब पानी फिर तेजी के साथ निकलता है। आप अगर छोटे भी होंगे तो मतलब बचपन में बच्चों को नहीं देखते हैं, अभी बच्चों को टंकी के पास छोड़ दीजिए, टंकी पे कभी हाथ लगाएंगे, हल्का सा अंगूठे से उसको ढकेंगे तो एक छोटा सा बहुत तेजी से पानी निकलता है। मतलब टैप देखते हैं ना, टैप को खोल दीजिए तो वहां पे किसी एक बच्चे को छोड़ देना, उस पर कभी हाथ लगाएगा कभी उसको बंद करेगा, तो काफी तेजी के साथ आपको निकलती हुई दिखेगी। ठीक, आज भी करती हूँ मैं। अच्छा, आज भी करते हैं? हाँ, फिर तो बहुत सही है, नहीं करना चाहिए, है ना? तो काफी अच्छे से आपको प्रेशर देखने को मिलता है ना। तो सेम वही चीज देखिएगा, जो मैं आपको एनालिसिस करने के लिए कह रहा हूँ वो एनालिसिस करिएगा। यहाँ पे इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। यहाँ से हवा आई, हवा पूरे फुल प्रेशर के साथ यहाँ पे आ रही है, उसको यहाँ पे एरिया कम देखने को मिला है। जब ये हवा यहाँ से निकल के जाएगी बहुत तेजी के साथ, ऑक्सीडाइजर वगैरह इन सब के साथ मिलेगी, तो यानी कि हवा को बहुत कम एक एरिया से निकल रहा है और बहुत तेजी के साथ वो पीछे जा रही है, तो यानी कि वो बहुत तगड़ा आपको थ्रस्ट प्रोवाइड करा रही है, जिसकी वजह से आपके रैमजेट इंजन में क्या जरूरत नहीं होती है, टरबाइन की काफी अच्छे से इसमें जरूरत नहीं होती, ये काफी अच्छे से यूटिलाइज भी नहीं। यहाँ से हवा आई, काफी अच्छे से उसका एरिया दिखा, फिर उसके बाद जो थ्रस्ट इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिला, फिर यहाँ पे प्रेशर जनरेट हुआ, यहाँ पे जो आग जल रही है उसके साथ ये पीछे को और ज्यादा प्रेशर मारेगा। क्यों? क्योंकि एक तो आपका ये जो फ्यूल जल रहा है उसका प्रेशर, प्लस ये जो हवा आ रही है उसका प्रेशर, तो आपको लग रहा है ना काफी तेजी के साथ ये स्पीड को अटेन करता है। ठीक, तो आपको वो एग्जांपल ध्यान रहेगा तो आप इसको काफी अच्छे से याद रख पाएंगे। ठीक, आपकी इसमें सुपरसोनिक स्पीड कितने, अराउंड 3 मैक तक की अटेन कर लेता है। ठीक, और ऑपरेट हो सकता है लगभग 6 मैक की स्पीड तक, इसकी इतनी इसके अंदर आपकी कैपेबिलिटी देखने को मिलती है। ठीक, ये बेसिकली क्या करता है, जो आपकी इनकमिंग एयर आ रही है, जो कि इसके अंदर बाहर से हवा आ रही है, उसको कंप्रेस करता है काफी अच्छे से। ठीक, बिना रोटेट करे कंप्रेसर को ये उस कंप्रेस करता है एयर को। जब कंप्रेस करता है तो जब वो बहुत तेजी के साथ एरिया से निकलती है, उस छोटे से एरिया से, तो बहुत तगड़ा प्रेशर मारती है। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। स्क्रैमजेट सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट है, ये यूज करता है हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज करता है एज अ ऑक्सीडाइजर। तो यानी कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इसको काफी अच्छे से चाहिए होती है। तो एक चीज ध्यान रख लेना, स्क्रैमजेट और रैमजेट दोनों इंजन में कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है। देयर इज नो मूविंग पार्ट इन स्क्रैमजेट एंड रैमजेट इंजन। ठीक, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा ऐसे देखने को मिलता है, काम इसका वही है, लेकिन सिंपल इसमें क्या होता है, ये जो एटमॉस्फेयर में एयर होती है उसको एज अ ऑक्सीडाइजर यूज करता है। इसको ये ध्यान रखिए, स्ट्रक्चर सेम आपको थोड़ा सा फर्क देखने को मिल रहा होगा। सेम, बाहर से एयर आई, यहाँ पे कंबशन हो रहा है, बाहर से एयर आई, ये जो यहाँ पे हवा थी वो बहुत तेजी के साथ ऑक्सीजन आई, ऑक्सीडाइज हुई और बहुत तगड़े प्रेशर के साथ वो बाहर निकली और उसको थ्रस्ट प्रोवाइड करा, किसको, रॉकेट को। तो इसको ध्यान रखिएगा। डुअल मॉड्यूल रैमजेट देखने को मिल जाता है आपको जिस टाइम, मतलब ये जो आपकी अटेन कर लेता है लगभग 4 से 8 मैक की स्पीड को।
ठीक, ये दोनों स्पीड पे मतलब आपका सबसोनिक और सुपरसोनिक कंबस्टर दोनों मोड्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक, मतलब बहुत आपको चीजें देखने को मिल रही है, दोनों स्ट्रक्चर आपको इसमें देखने को मिल जा रहे हैं इस जेट इंजन के अंदर में। ठीक, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। और SFDR इस तरीके का एक बूस्टर बनाया गया है, मिसाइल प्रोपल्सन बूस्टर, जो कि आपकी मिसाइल को एक स्पीड में बूस्टर प्रोवाइड करेगा, ठीक, अपने टारगेट पे जाने तक के लिए। तो इतना ध्यान रख सकते हैं, बाकी ठीक है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, अब हमको थोड़ा सा 1 सेकंड का ब्रेक दीजिएगा, हम पानी पी लेते हैं, है कि नहीं? आप भी पी लीजिए पानी यार। चलिए ठीक है, मैं पी लिया है। अनिल चौहान जी की बात होगी अब। अच्छा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात कर रहे हैं आप? तो अनिल चौहान जी जो लेफ्टिनेंट जनरल थे, उनको रिक्रूट करा गया है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। आपको पता है अभी रिसेंटली 2021 में, तारीख पता है कौन सी तारीख में उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था? किसी को तारीख पता है? एनीवन नो स्टेट कि किस तारीख में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था? दिसंबर में हुआ था 2021 में, लेकिन 7-8 दिसंबर के आसपास की बात है ये। 7-8 दिसंबर के आसपास की बात है ये, 7 दिसंबर की। हाँ, ठीक। मैं उस दिन दिल्ली मेट्रो में कहाँ था, नहीं, नोएडा, नोएडा सेक्टर 62 से आगे बैठा था, जिस टाइम पे मैं न्यूज वो देखी थी। नहीं नहीं, देखी थी तो मैंने पहले देखी। 7 दिसंबर की बात है, शायद, हाँ, नोएडा में ही था, इसलिए मुझे वो डेट भी ध्यान थी। चलिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ देख लेते हैं। ये आपके अप्रूव करी गई थी ये पोस्ट 2019 में। ये आपके हेड ऑफ आर्मी होते हैं, नेवी के हेड होते हैं, एयरफोर्स के हेड होते हैं, 4 मिलिट्री ऑफिसर होते हैं बेसिकली। क्यों? क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं तीनों फोर्सेस को एक उससे फ्रंट से। ठीक, आप खुद मान लीजिए 3 व्यक्ति अलग अलग है, उन तीनों में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो क्या वो बेटर वे में काफी अच्छी सी चीजों को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? नहीं। तो उस चीजों को बेहतर वे में करने के लिए उन फोर्सेस में कम्युनिकेट, एक बेटर वे कम्युनिकेशन हो, उस चीज के लिए आपको CDS की पोस्ट बनाई गई। ठीक, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट। ठीक, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है कि अंडर एज 62 ईयर्स के होने चाहिए। ठीक, और इसको, इस पोस्ट के लिए प्रपोज किसने करा था? कारगिल कमेटी 2000 ने करा था, नरेश चंद्र कमेटी ने करा था, जो कि डिफेंस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड 2011 में बैठी थी। शेखतकर कमेटी 2016 ने उसको काफी अच्छे से रिकमेंड करा था। तो ध्यान रख लेना इन 3 कमेटी के नाम। मैक्सिमम टेन्योर इसका हो सकता है कितना? 65 साल तक। ठीक, 65 साल इन द सेंस की एज, 65 ईयर्स ऑफ एज तक। ठीक, रोल्स क्या होते हैं CDS के? ये हेड होते हैं मिलिट्री अफेयर्स के, जो कि आपके मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के अंदर होता है। सेक्रेटरी की तरह एक्ट करते हैं ये CDS। और ये परमानेंट चेयरमैन होते हैं चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के। मेंबर ऑफ डिफेंस एग्जीक्यूशन काउंसिल होते हैं, मतलब मेंबर होते हैं डिफेंस एग्जीक्यूशन काउंसिल के और डिफेंस प्लानिंग कमेटी के। प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर होते हैं डिफेंस मिनिस्टर को, मिलिट्री एडवाइजर होते हैं न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी को। तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। हाँ, मे एक्सटेंड टू, एग्जैक्टली 65 साल तक इसको एक्सटेंड कर सकती है। सही बात बोला आपने, है ना? मतलब वही 65 साल तक इसको अगर एक्सटेंड करना चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट तो इजीली वे में कर सकती है। GSAT-73 सैटेलाइट आपको देखने को मिली। इंडियन आर्मी ने अभी मतलब इंडियन आर्मी रिपोर्टेडली टेस्टेड द ऑपरेशनल readiness of its satellite-based system deployed across the country under Operation Skylight। इंडियन आर्मी के
ऑपरेशन स्काईलाइट के अंदर काफी अच्छे से आपको सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम का अभी कुछ टेस्टेड वगैरह देखने को मिला है, लेकिन ये है क्या क्या नहीं। तो हमें GSAT-7 सैटेलाइट को जानना जरूरी है। एडवांस सैटेलाइट है जो कि इसरो के द्वारा डेवलप करी गई है, जो कि काफी अच्छे से डिफेंस सर्विसेज में कम्युनिकेशन की जरूरतों को पूरा करती हैं। GSAT-7 सैटेलाइट सबसे पहली बार लॉन्च हुई थी 2013 में, जो कि यूज करी जाती है इंडियन नेवी के द्वारा कम्युनिकेशन के लिए। ठीक, काफी अच्छे से रियल टाइम कम्युनिकेशन लिंक प्रोवाइड करती है इंडियन नेवी में। GSAT-7A 2018 में लॉन्च करी गई थी, जो कि आपकी बूस्टअप प्रोवाइड करती है कनेक्टिविटी में, है ना, ग्राउंड रेडार स्टेशन में, एयरफोर्स एयर बेसिस में, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल एयरक्राफ्ट वाले सिस्टम्स में, इंडियन एयरफोर्स में काफी अच्छे से। ठीक, GSAT-7 भी काफी अच्छे से फुलफिल करती है कम्युनिकेशन की जरूरतें आर्मी से रिलेटेड। ठीक, ये इसके सर्विलांस एरिया को भी बढ़ाती है बॉर्डर एरियाज में। तो इतना ध्यान रखो, GSAT-7 आपके नेवी के लिए थी, GSAT-7 आपकी एयरफोर्स वगैरह यूज करती है, GSAT-7 भी आपकी आर्मी यूज करती है। ठीक, इसको आप याद रख सकते हैं। ओके, ब्रह्मोस ब्रह्मोस का भी देखने को मिला, फिलीपींस के द्वारा साइन करी गई है डील, ब्रह्मोस को परचेस कर रहे हैं ये, जो कि आपकी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस आपकी यूनिवर्सल लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस आपको देखने को मिलता है, ये कोलैबोरेशन है किसका, इंडिया की DRDO का और रशिया की NPO मशीनोस्तियना। ठीक, आपको जो पता है ये जो नाम है ब्रह्मोस कहाँ से निकल का है, ब्रहा ब्रह्मपुत्र, मोस्कावा रिवर किसकी, रशिया की, ध्यान रखना, ब्रह्मोस ब्रह्मो ब्रह्मपुत्र एंड मोस्कावा रिवर कहाँ की, रशिया की। ये टू स्टेज मिसाइल सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर इंजन होता है, मतलब पहली स्टेज में आपका लिक्विड रैमजेट इंजन काफी अच्छे से यूज करता है लिक्विड, मतलब लिक्विड फ्यूल वगैरह को। ठीक, ध्यान रख लेना। ये फायर एंड फॉरगेट फॉरगेट प्रिंसिपल पे काम करते हैं, मतलब दागो और भूल जाओ ऐसा समझ सकते हैं इसको। मेन डिफरेंस आपके लिए जानना जरूरी है, व्हाट इज क्रूज मिसाइल, व्हाट इज बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक, अगर किसी को पता है तो प्लीज बता सकते हैं यार, एनीवन वांट टू एक्सप्लेन क्रूज मिसाइल एंड बैलिस्टिक मिसाइल। बाद में मैं तो एक्सप्लेन करूंगा ही, आप लोगों की भी तो आवाज सुनी जाए यार, आप लोग मेरी आवाज सुन सुन के बोर भी हो गए होंगे, तो कोई प्लीज बोलिएगा, बताइए क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रूज मिसाइल एंड बैलिस्टिक मिसाइल। बताइएगा बताइएगा। कोई नहीं बता रहा है, ऐसे नहीं चलेगा यार, जवाब देना पड़ेगा आप लोगों को। बताइए बताइए बताइए, इतने सारे लोग हैं, हेमंत सर जी हैं, मनी मैम, योगी जी, शोभना मैम, सब हैं। बताइए बताइए क्या होता है यार, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे लेडीज चप्पल नहीं बेचते हैं दुकान पे, बोलते हैं लीजिए लीजिए 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए, मैं वैसे आवाज लगा रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है भाई साहब, मैं सरोजिनी नगर में बैठा हूँ, लीजिए बहन जी, लुट गया माल, लुट गया लुट गया, 100 रुपए 100। क्या क्या बना दिया, गजब भाई गजब। मैं ये सब काम भी अच्छे से कर लूंगा लग रहा है ना, देखने वाकने का काम सरोजिनी नगर में कल जाके देखता हूँ, ठीक है नहीं। ठीक है भाई, हाँ। यार तुम सरोजिनी नगर मार्केट जाओ दिल्ली में, भाई साहब वो बंदे पीछे ही पड़ जाते हैं तुम्हारे, भैया बेल्ट, सामने एकदम बेल्ट फेंक के मारेंगे, भैया बेल्ट। भाई साहब क्या ही बताऊं मैं। मैम क्यों नहीं गए हैं आप, मैं धोला कुआ वाले एरिया में रहूं, मैं सरोज नगर मार्केट में तमाम जाता हूँ, मैं तमाम बार गया हूँ, इतनी बार गया हूँ मैं सरोज नगर मार्केट। एक बार घुस जाओ बस उसके अंदर, भाई साहब निकलना कड़ा हो जाता है तुमको वहां पे, पीछे ही पड़ जाएंगे तुम्हारे, तुमको देख के ही मारेंगे सामान वो। आप भी गुप्ता की कॉमेडी देख कर आए हो, एग्जैक्टली गुप्ता की भी कॉमेडी देखी, और मैंने रियल एक्सपीरियंस भी कराया पिछले, मैं 2 साल तो वहीं रहा हूँ ना, ढोलाकुआ वाले एरिया में ही। ये आपको शायद पता भी होगा, ये वेंकी कॉलेज जो पड़ता है, दुर्गाबाई देशमुख मेट्रो स्टेशन, वहां रहा हूँ मैं।
हाँ हाँ समझ गया, आप टंकी कॉलेज के पास हूँ मैं, DU। बहुत सही, आप समझ गए। अच्छा चलिए ठीक है, देख लेते हैं हम। भाई साहब गुप्ता कॉमेडी बहुत तगड़ी करता है वैसे। वेट एंड डिस्टेंस का फर्क होता है, वेट एंड डिस्टेंस का फर्क होता है। अच्छा ठीक है सर, हम आपको ट्रेजेक्ट्री का फर्क बताते हैं। व्हाट इज ट्रेजेक्ट्री? ट्रेजेक्ट्री कुछ नहीं होता, ट्रेजेक्ट्री वो होता है जो भी एक पाथ फॉलो करा जाता है किसी के द्वारा, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा या किसी भी चीज के द्वारा। आपको इतना बेसिक तो फिजिक्स पता ही होगा ना। ट्रेजेक्ट्री, द पाथ फॉलोड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज ट्रेजेक्ट्री। यानी कि ये जो है, ये बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री दिखा रखी है, ये पाथ फॉलो करा गया है बैलिस्टिक मिसाइल के द्वारा। ये आपकी क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल के द्वारा। यानी कि ट्रेजेक्ट्री कुछ नहीं है, द पाथ फॉलोड बाय एनी ऑब्जेक्ट और एनी मिसाइल इज नोन एज ट्रेजेक्ट्री। ठीक। क्रूज मिसाइल काफी अच्छे से आपके विद इन एटमोस्फेयर होती है। ठीक, फ्लाई करती है आपके विद इन एटमोस्फेयर, वो आपकी इंजन टेक्नोलॉजी का यूज करती है। बैलिस्टिक मिसाइल काफी अच्छे से आपके स्टार्टिंग में तो रॉकेट के द्वारा बूस्टअप प्रोवाइड होता है, लेकिन बाद में वो अपनी ट्रोजेक्ट्री को फॉलो करती है विदाउट एनी, इन द सेंस मतलब ऐसे समझो जैसे आपने कोई खिड़की से किसी को फेंक दिया, वो नीचे आपके अपने आप गिरेगा। तो सेम आपने बूस्टअप प्रोवाइड कराया बैलिस्टिक मिसाइल को, फिर उसने एक ट्रेजेक्ट्री अटेन कर ली, वो फिर ऑटोमेटिकली उस ट्रोजेक्ट्री को फॉलो करते हुए अपने टारगेट पे पहुंच जाता है। ठीक, आपने उसको एक ट्रेजेक्ट्री तक पहुंचा दिया और उसके बाद वो अपने आप फ्री फॉल होने स्टार्ट हो जाता है और अपनी ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करता हुआ वहीं पे वो गिर जाता है। ठीक। ओके, तो आप ध्यान रखिएगा कि ये फ्री फॉल वाली ट्रेजेक्टरी का पाथ फॉलो करता है। जैसे कि आपकी बैलिस्टिक मिसाइल देखने को मिलती है, जैसे पृथ्वी, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, अग्नि 1, अग्नि 2, धनुष बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक। और क्रूज मिसाइल में आपको देखने को मिल जाता है ब्रह्मोस। ठीक। और आपकी एक्सोसेट फ्रांस की है, हरपून आपकी USA की है। ठीक, आप इसको ध्यान रखिएगा। ये सबसोनिक स्पीड भी अटेन कर लेती हैं, सुपरसोनिक भी स्पीड की मिसाइल आपको देखने को मिलती है काफी अच्छे से। ठीक, तो आप ध्यान रख सकते हैं। और ये काफी अच्छे से आपको रॉकेट प्रपल्जन, मतलब ये लॉन्च मोड पे डिपेंड करता है। ठीक, उसकी रेंज वगैरह प्रोपल्जन सिस्टम पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो तो ट्रेजेक्टरी पे बेस्ड होकर चलती है ना बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक, वो कितने बेस पे जाकर कितनी ट्रेजेक्टरी अटेन करता है वो उस पर डिपेंड करता है आपके। कुछ मिसाइल जो कि न्यूज में रही हैं ये देख लेते हैं, दीज आर सम इम्पोर्टेंट थिंग। अग्नि मिसाइल, अग्नि मिसाइल का भी अग्नि 3 का आपको काफी अच्छे से सक्सेसफुल देखने को मिला, मतलब क्या, टेस्ट वगैरह। ठीक, ट्रेनिंग लॉन्च आपको देखने को मिला अग्नि 3 का सक्सेसफुल। ये आपकी बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 3 की रेंज कितनी होती है? लगभग 3,000 किलोमीटर से ज्यादा की आपको देखने को मिलती है। ये पेलोड कितना ले जा सकती है? लगभग 1.5 टन का ले जा सकती है। ठीक, ये बैकबोन है इंडिया के न्यूक्लियर वेपन डिलीवरी सिस्टम की। ठीक, ये आपके इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर डेवलप हुई है। अरे यार, सर ने लगता है हमारा कमेंट नहीं देखा। अरे सर क्या बात करो, मैंने आपको, मैं, ऐसा कुछ नहीं है यार, मैं किसी को इग्नोर नहीं कर रहा, मेरे को दिखा नहीं आपका कमेंट यार। सबकी हंसी दिख रही है, आपका दिखा था क्रूज जेट सबसोनिक बैलिस्टिक रॉकेट पावर्ड। अच्छा ठीक है, देख लिया सर, देख लिया, बहुत सही सर, बहुत सही, बहुत सही। चलिए, सही है। ठीक, S-400 देख लेते हैं। S-400 आपका सिस्टम कहाँ का? रशिया का S-400 मिसाइल सिस्टम है, जो कि लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। ठीक, इसको आप जानते हैं काफी अच्छे से, जो कि इंडिया ने परचेज भी करा था, है ना। तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। एक आपका एंटी गाइडेड मिसाइल देखने को मिलती है, जो कि DRDO ने काफी सक्सेसफुल टेस्ट करा है, किसका? इंडिजीनियसली डेवलप्ड ATGM मिसाइल। ठीक, जिसमें आपको देखने को मिलेगा मेन बैटल टैंक अर्जुन काफी अच्छे से। ठीक है, तो आप इसको और एक आपका MPATGM देखने को मिला है, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। यानी कि इसको सोल्जर काफी अच्छे से कैरी कर सकता है, इस टैंक को, इस मिसाइल को। ठीक, इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये इंडिजीनियसली डेवलप करी गई है एंटी टैंक मिसाइल। ठीक, इसके अंदर काफी अच्छे से लो वेट होता है। फायर फायर एंड फॉरगेट मिसाइल होती है, ये भी फायर करो भूल जाओ। मैन इसको ले जा सकते हैं, यानी कि मैन पोर्टेबल लॉन्चर है ये, क्योंकि इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है। ठीक, व्हीकल
लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSRSAM देखने को मिला है। डीआरडीओ ने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट करी है इंडिजीनियसली डेवलप्ड कौन सी VLSRSAM का, जो कि शिप बोर्न वेपन सिस्टम है, ठीक, जो कि आप अगर आप देखें काफी अच्छे से स्ट्राइक करता है, काफी अच्छे से, मतलब सी से काफी अच्छे से, समुद्र से आपके काफी अच्छे से अटैक कर सकता है, ऐसा ध्यान रखिए। ये इसका डिजाइन बेस्ड आपके अस्त्र मिसाइल पे, ठीक। आपका QRSM देखने को मिलता है, क्विक रेस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल। डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट करा है, 6 फ्लाइट टेस्ट करे हैं QRSM सिस्टम के। ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जो कि इंडिजीनियसली डेवलप करा गया है डीआरडीओ के द्वारा, ठीक। तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। एक वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम VSHORADS मिसाइल, जो कि डीआरडी को द्वारा कंडक्ट करा गया सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट किसकी, VSHORADS मिसाइल का। ये एक मैन मेड पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक, इसको ध्यान रख सकते हैं। हेलिना हेलिना आपकी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, हेलीकॉप्टर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसका काफी अच्छे से सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट आपको देखने को मिला है। ये थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट मिसाइल सिस्टम है ATGM का, ठीक। ये किसी भी वेदर में काम कर सकती है, सक्षम है काफी अच्छे से काम करने में। एक आपको देखने को मिलता है एक अस्त्र MK1 देखने को मिलता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने काफी अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा, ठीक। तो उसके द्वारा ये काफी अच्छे से मतलब डेवलप करा गया था। क्या अस्त्र MK1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है ये, ठीक। और एक आपकी प्रिलियम मिसाइल देखने को मिलती है, मेड इन फ्लाइट टेस्ट देखने को मिला प्रिलियम मिसाइल का, जो कि टेस्ट कंडक्ट करा गया था डीआरडीओ के द्वारा। ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, इसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर देखने को मिलती है, ठीक। इतना ध्यान रख सकते हैं, ओवरऑल इतना ध्यान रहना चाहिए भाई। ये मतलब कुल मिला के डिफेंस से रिलेट करती हैं चीजें, यानी कि इतना तो आपको पता होना चाहिए अगर कोई बेसिक क्वेश्चन भी आ जाता है तो, कि हेलिना क्या है। हेलिना एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, तो इतना बेसिक हम लोगों को पता होना चाहिए। अगर हमको 2 नंबर मिल रहे हैं तो क्या दिक्कत है, 2 नंबर से अगर हमारा प्रीलिम्स क्रैक हो रहा है तो कौन नहीं लेना चाहेगा। यहाँ 1 नंबर के लिए लड़ जाते हैं लोग, ये तो फिर भी 2 नंबर। अगर कल को कुछ क्वेश्चन आ जाए तो सब बोलते हैं ना, यार ये साइंस में नहीं करते, डिफेंस से नहीं आता है। तो भाई तुमको उसने लिख कर प्रमाण पत्र थोड़ी दे दिया कि डिफेंस से वो कल को क्वेश्चन नहीं पूछेगा, है कि नहीं। मतलब कभी कभार मुझे बड़ा गुस्सा आ जाता है यार, जब ऐसी बचपने वाली बात कर देते हैं यूपीएससी वाले में भी, कि सर यूपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, डिफेंस से क्वेश्चन नहीं आएगा, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। भाई ये बोल रहा हूँ, तुमको यूपीएससी ने प्रमाण पत्र लिख के दिया है, तुमको उसने अपने सिलेबस में मेंशन करके दिया है भाई कि ये तुमको पढ़ना है, ये पढ़ना है। उससे एक काम करो, यूपीएससी से नोटिफिकेशन निकलवा दो। मुझे ये लॉजिक आज तक समझ नहीं आया कि ये टॉपिक नहीं आ रहा है तो इसको बिल्कुल नहीं देखना है। भाई वो अलग बात है कि ये आर्ट एंड कल्चर से जैसे क्वेश्चन पल्ले नहीं पड़ते हैं आपके, कोई दिक्कत नहीं है, तो अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल नहीं देख के जाएंगे। क्या पता 2023 में इस बार आर्ट एंड कल्चर से ही क्वेश्चन आ गए, तो इतना तो कम से कम आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप उसको टैकल कर पाए, है ना। तो इतना बेसिक हर एक सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए भाई, कि कल को जाके हाथ पे हाथ धर के पछताना ना पड़े। इसलिए चीजें अच्छे से करो, ऐसा है कि सारा हमने ही किया हो। अरे मैम सही बता रहा हूँ, फिर तो मौज हो जाएगी एकदम पूरी तगड़ी वाली, जो हमने कराया वही आ जाए तो। पीएचडी नहीं करनी है, बस पढ़ना पड़ेगा। हाँ, पीएचडी नहीं करनी है, बस पढ़ना पड़ेगा। चाहे आपको पता होनी चाहिए, जैसे आपको पता है ना यूपीएससी का स्लोगन क्या, यूपीएससी वांट जर्नलिस्ट नॉट स्पेशलिस्ट, यूपीएससी वांट हु नोज समथिंग अबाउट एवरीथिंग, समथिंग अबाउट एवरीथिंग, बट यूपीएससी डज नॉट वांट कि हु नोज एवरीथिंग अबाउट समथिंग। समझे, ये स्लोगन चलता है। क्या स्लोगन, यूपीएससी वांट क्या, कि हर एक चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा जरूर पता होना चाहिए भाई। उसको स्पेशलिस्ट नहीं चाहिए, बाबा ज्ञानी नहीं चाहिए, बाबा ज्ञानी लोग नहीं चाहिए उसको, कि परम ज्ञान की सिद्धि प्राप्त हुए बाबा जा रहे हैं वहां।
और उनको पढ़ाने लग गए हैं। अरे सर जी ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे होता है, आपको क्या पता है अभी, है कि नहीं? तो हमको उनको पढ़ाना नहीं है। ओके। अच्छा एक चीज बताना, एक चीज ये जनरली मैं थोड़ा सा स्टार्ट कर, आप अपना हॉबी वगैरह को परस्यू करते हैं, कुछ टाइम देते हैं कि नहीं देते हैं टाइम? 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा? भाई हॉबी को टाइम देना चाहिए, बिकॉज आप मेंस भी क्वालिफाइड कर लें, प्रीलिम्स भी क्वालिफाइड कर लें, मतलब पहले तो प्री होगा फिर मेंस होगा, अगर आप अपनी हॉबी परस्यू नहीं कर रहे हैं तो आप एक रोबोट बन चुके होंगे, और रोबोट इंटरव्यू में यूपीएससी को पसंद नहीं है। मैं आपको ऐसे ऐसे परम ज्ञानी दिखा दूंगा जिनको किताबों के पेज रटे पड़े हैं, लेकिन तब भी यूपीएससी नहीं होता है। बिकॉज एक पर्सनैलिटी डेवलप करो, यू हैव टू डेवलप योर पर्सनैलिटी। आपको वहां पे जाके उन लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि भाई इसके अंदर चीजें फीड है, ये चीजों को बोल रहा है, मतलब ये खुद अपनी तरफ से कुछ एनालिसिस कर ही नहीं रहा है ना? एक शायद मैं टीचर का नाम तो नहीं लूंगा, उन्होंने खुद अपने आप को बोला था कि यार वो शायद अभी स्टडी आईक्यू में है, मैं नाम तो नहीं ले रहा हूँ उनका, लेकिन उन्होंने खुद बोला था कि मेरा चलो प्रीलिम्स में निकल गया था, दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में मेंस में निकल गया था, लेकिन जब मैं इंटरव्यू देने गया मैं एक रोबोट मशीन की तरह लग रहा था, जब मैंने अपने आप को भी खुद एनालिसिस करा कि मैं सिर्फ वही रटी रटाई चीजें बोल रहा था जो मेरे को पता थी, जो मैं पढ़ के आया था, और वो चीज उनको बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हारा खुद का एनालिसिस होना चाहिए चीजों पर, भले से ये चीज आपका टाइम वेस्ट कर रही है, मैं आपको चीज जो बता रहा हूँ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आईएएस बनने के लिए, और प्लस आपको जिंदगी में बनने के लिए भाई, लिटरली बोल रहा हूँ मैं। पढ़ाई एक हद तक इम्पोर्टेंट है ना? और उसके बाद आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज मोर, मतलब उस ऐसे व्यक्ति का पढ़े लिखे होने का क्या फायदा जो सामने किसी की रेस्पेक्ट ना करे, है ना? मतलब उसको एक लड़की की रेस्पेक्ट करनी नहीं आ रही है, माँ बाप की रेस्पेक्ट नहीं करनी आ रही है, तो उसको पढ़ाई लिखा क्या फायदा है? डजेंट मैटर। तो कल को डिस्ट्रिक्ट में जाके भी सबके साथ ऐसे ही करेगा, है कि नहीं? आपको भी अगर इंटरव्यू पैनलिस्ट बना दिया जाए, क्या आप ऐसे लोगों को रिक्रूट करोगे? नहीं करोगे। अच्छा चलिए ठीक है यार, हो गया। आगे करना है सबमरीन शिप एंड एयरक्राफ्ट कैरियर। कल सीसेट करना है इस टाइम पे। बहुत डर लग रहा है सीसेट से।